हेलो बच्चों। देखिए हमने शेखर जोशी का समाधहीन चैप्टर 3 समाधहीन पढ़ लिया था, जिसमें एक तोता और ताई की कहानी थी। ठीक है, ये तो हो गया है। हमने कहानी पढ़ ली है। अगर चैप्टर 3 का आपने कहानी ये सब नहीं देखा है, उसका मतलब नहीं समझा है, तो आप पिछली क्लास देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में 9th क्लास से मिल जाएगा। ठीक है, 2027 के एग्जाम के लिए आपके। आज हम करने वाले हैं अभ्यास, प्रैक्टिस करेंगे एक एक का। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल चॉइस वाला आता है कि कहानी में ताई और मिट्टू का संबंध किस भाव को दर्शाता है। ठीक है, इसको समझेंगे अभी। तो कहानी में ताई और मिट्टू का संबंध किस भाव को दर्शा रहा है? ममता और स्नेह को। ठीक, और इसका मतलब भी समझ लेते हैं। तो कहानी में ताई और मिट्टू का संबंध ममता और स्नेह को दर्शाता है। अब देखिए, ताई क्या थी? ताई बूढ़ी और अकेली महिला थी, अकेली रहती थी घर में। उसके परिवार के लोग जो है दूर जा चुके थे। सब लोग अपना बच्चा बच्चा जितने थे, सब लोग की नौकरी लग गई थी, घर से बाहर हो गए थे पूरा सब। ठीक, तो ऐसे में मिट्टू का था, उनका साथी बन गया। मिट्टू को लेकर आया गया, तो मिट्टू से लगाव हो गया उनका। तो मिट्टू के साथ रहने लगी, उनसे बातें करने लगी, उनका अकेलापन दूर हो गया। ठीक, तो ताई भी मिट्टू को क्या करती थी? बच्चे की तरह पालती थी, उसे खाना बनाती थी, उसको आशीर्वाद देती थी, जैसे एक छोटे बच्चे को दिया जाता है सब कुछ। ठीक है, और इसलिए उनका जो रिश्ता जो है ममता या और स्नेह का हो गया था। ममता का मतलब होता है माँ जैसा प्यार, और स्नेह का मतलब होता है अपनापन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक दादी जो है अपने पोते को प्यार से खिलाती पिलाती है, वैसे ही ताई जो है मिट्टू का भी ध्यान रख रही थी। ठीक, अब देखिए, दूसरा प्रश्न आता है कि जगन मास्टर द्वारा मिट्टी को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है? तो करुणा और नैतिकता का। यहाँ पे देख लीजिए, जगन मास्टर द्वारा मिट्टू को पिंजरे से बाहर निकालने या किस भावना या मूल्य का संकेत है? तो किसका है? करुणा और नैतिकता का। अब क्यों ऐसा है? देखिए, जगन मास्टर क्या सोचते थे कि किसी भी पक्षी को कैद रखना गलत है। तो उन्होंने क्या किया? मिट्टू पर दया आती थी इस चीज को देख कर कि मिट्टू जो है पिंजरे में रहता है। इसलिए उन्होंने क्या किया? पिंजरा खोल दिया, बाहर दाना रखा और उसे खुली हवा में आने का मौका दे दिया। ठीक है, ये उनकी क्या थी? दयालुता थी, नैतिक सोच थी, और जीवों के प्रति उनकी संवेदना को दिखा रहा था। ठीक है, जैसे कोई घायल पक्षी पक्षी होता है ना, उसको बचा कर फिर से उड़ने के लिए छोड़ देना, ठीक ठीक वैसे ही जगन मास्टर मिट्टू के साथ कर रहे थे। उनको दया आती थी। फिर तीसरा क्या है? मिट्टू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो ग का स्वतंत्रता की चाह। यहाँ देख लीजिए, मिट्टू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? स्वतंत्रता की चाह, मतलब पिंजरे से निकाल के किसी को खुली हवा में छोड़ देना, वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, यानी फ्रीडम का प्रतीक है। अब वो आजाद है, अब कहीं भी जा सकता है, घूम फिर सकता है, उड़ सकता है। तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। देखिए, मिट्टू क्या था? लंबे समय तक पिंजरे में था, और जैसे उसको मौका मिला, उसने बाहर की दुनिया देखी और उड़ गया। तो ये क्या है? ये दर्शा रहा है कि हर जीव जो है, हर जीव को आजाद रहना चाहिए, या आजाद रहना चाहता है। अगर किसी बच्चे को पूरे दिन कमरे घर के अंदर बंद कर दीजिए, कमरे के अंदर, तो बाहर खेलने का मौका मिलते ही क्या करेगा? वो दौड़ के भागेगा। ठीक, कहानी का गहरा अर्थ ये है कि लेखक ये बताने चाहते हैं कि इंसान हो या पक्षी, सबको स्वतंत्रता पसंद है। चौथा, ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। परिवार से दूरी और संवाद का अभाव, यहाँ पे भी देख लीजिए, ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। अब देखिए क्या हुआ था, ये विस्तार से देखते हैं। ताई का दुख इसलिए था क्योंकि बेटे शहर चले गए थे, बेटियां शादी के बाद दूर हो गई थी, घर खाली हो गया था। अब क्या है? अब उससे बात करने वाला कोई नहीं था, वो अकेली पड़ गई थी। इस कारण क्या था? मिट्टू का अब मिट्टू उसका भावनात्मक सहारा बन गया। एक व्यक्ति था, उसने मिट्टू को लेके आया, एक तोता लेके आया, दादी का लगाव यानी ताई का लगाव उन्हीं से हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बुजुर्ग दादा दादी होते हैं, दादा दादी के बच्चे विदेश चले जाएं, तो वे घर में अकेलापन महसूस करते हैं ना, बस वैसा ही। तो कहानी का गहरा संदेश ये था कि लेखक आधुनिक समाज की समस्या दिखा रहे हैं कि लोग पास होकर भी भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, भावनाएं बची ही नहीं। तो पूरी कहानी का मुख्य भाव क्या है? कि ताई क्या है? अकेले बुजुर्ग है। मिट्टू का है? भावनात्मक सहारा है। पिंजरा क्या है? बंधन है। उड़ जाना क्या है? स्वतंत्रता है। और संवादहीनता क्या है? रिश्तों में दूरी। ठीक,
अब पांचवी बात देखिए, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? तो अकेलापन को बताया गया है। ठीक, तो कहानी में मानव समाज में व्याप्त की विडंबना को, अकेलेपन की विडंबना को दिखाया गया है। अब देखिए, पूरी कहानी में ताई का जीवन क्या है, अकेलेपन से भरा हुआ दिखाया गया है। परिवार, घर में परिवार था, बेटे बहुएं थी, बातचीत और खुशियां होती थी। लेकिन अब समय के साथ क्या हुआ, बेटे शहर चले गए, बेटियां अपने घर चली गई, ताई अकेली रह गई। अब उसके पास बात करने वाला कोई नहीं था। इसी कारण वो मिट्टू को अपना साथी मानने लगी। ठीक है, तो कहानी में समाज की विडंबना क्या है, लोग अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, बुजुर्ग अकेले पड़ते जा रहे हैं, रिश्तों में संवाद कम हो गया। यही समाज की सबसे बड़ी विडंबना। विडंबना मतलब दुखद सच्चाई। विडंबना का मतलब होता है दुख भरी सच्चाई। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक दादा दादी गांव में अकेले रहते हैं, उनके बच्चे नौकरी के लिए शहर या विदेश चले गए, फोन पर भी बात कम करते हैं। तब दादा दादी क्या है, टीवी, पालतू जानवर या पड़ोसियों में अपना सहारा ढूंढते हैं। ठीक यही स्थिति क्या है, ताई की थी। संवादहीनता, संवादहीनता उत्तर क्यों नहीं है? संवादहीनता उत्तर क्यों नहीं है? संवादहीनता भी कहानी का एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, क्योंकि लोगों के बीच जो है बातचीत कम हो गई है, लेकिन संवादहीनता का परिणाम क्या है, अकेलापन। कहानी में सबसे ज्यादा जिस पीड़ा को दिखाया गया है वो ताई का अकेलापन है, इसलिए सबसे उचित उत्तर क्या है, अकेलापन। मतलब कहानी का, किताब का नाम क्या है, समाधीन कहानी का, तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर ये जो ताई के बारे में ये प्रश्न था हमारा, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विडंबना को उजागर किया गया है, तो हमने अकेलापन टिक कर दिया। तो वही पूछा गया कि समाजहीनता क्यों नहीं हुई, तो इसका कारण ये है, इसका कारण बताया गया है कि सबसे ज्यादा पीड़ा किस चीज को दिखाया गया है, अकेलापन को, उसको टिक किया गया है। ठीक, हम अब आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, हमने देख लिया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा भी हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इन प्रश्नों पे। ठीक, अब मिलान करते रहिएगा। तो नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उत्तर लिखिए। आपने कक्षा में चर्चा करके लिखना है। तो भगवान कैसे नैया पार लगेगी, ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही हैं, वे यह बात क्यों कर रही है, मतलब किस नैया के बारे में बात कर रही हैं और क्यों बात कर रही हैं, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। ठीक, आप अपना में भी इस पे चर्चा करिएगा, डिस्कशन करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ नैया का मतलब असली नाव नहीं है, यहाँ ताई के जीवन का प्रतीक है। नैया मतलब उनके जीवन का प्रतीक है, उनकी लाइफ का प्रतीक है। यानी ताई क्या कहना चाहती है कि अब मेरा बुढ़ापा और अकेलापन जीवन कैसे कटेगा, ये मेरा बुढ़ापा और अकेला जीवन कैसे कटेगा। तो नैया पार लगाना का अर्थ क्या है, कि हिंदी में नैया पार लगाना एक मुहावरा है। और इसका मतलब ये है कि कठिन जीवन को सही तरीके से पूरा करना, मुश्किलों से बाहर निकलना और जीवन का सफर पूरा करना, ये होता है नैया पार लगाना। इसका मतलब होता है नैया पार लगाने का। ठीक है, तो ताई ऐसा क्यों कर रही है, ताई बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत अकेली थी। उनके बेटे शहर चले गए थे, बेटियां शादी करके अपने जीवन घर चली गई थी, घर सूना हो गया था। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, बात करने वाला भी कोई नहीं था उनके पास। इसलिए उन्हें अपने भविष्य की चिंता होने लगी। तो ताई की चिंता क्या थी, ताई सोचती थी कि बीमारी में कौन साथ देगा, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, अकेले जीवन का सहारा कौन बनेगा। इसी चिंता में वे भगवान से कहती कहती हैं कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक बुजुर्ग दादी है, गांव में अकेली रहती है। अब बच्चे नौकरी के लिए बाहर चले गए हैं, कोई देखने वाला है ही नहीं, तबीयत भी कमजोर रहती है। तब वे सोचते हैं कि अब जिंदगी कैसे चलेगी। ठीक यही भावना जो है ताई की है। अब मिट्ठू की भूमिका क्या है इसमें। ठीक है, तो कहानी का गहरा अर्थ यह है कि लेखक यहाँ आधुनिक समाज की एक बड़ी समस्या दिखाता है कि बुजुर्गों का अकेलापन। आज जो है कई बूढ़े माता पिता अकेले रह जाते हैं, परिवारों में दूरी, लोग काम और नौकरी के कारण दूर हो जाते हैं, संवाद की कमी, बातचीत और अपनापन कम होता जा रहा है। मिट्टू की भूमिका क्या हुई यहाँ पे, इसी अकेलेपन में मिट्टू जो है ताई का साथी, सहारा और भावनात्मक मित्र बन गया। ठीक, तो ताई यहाँ नैया शब्द से अपने जीवन और बुढ़ापे की कठिनाइयों की बात कर रही है। परिवार से दूर और अकेली होने के कारण उन्हें अपने भविष्य की चिंता है, इसलिए वे भगवान से कहती हैं कैसे नैया पार लगेगी। मतलब समझ में आ गया इसका, एग्जाम्पल के समझाया पूरा।
अच्छे से, और भी चर्चा करिएगा आपस में, अच्छे से पता चलेगा। ठीक है। दूसरा, धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया, इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस वाक्य में क्या है, ताई के परिवार, घर गृहस्थी, खेती बाड़ी और कारोबार के धीरे धीरे खत्म होने तथा दूसरे के हाथों में चले जाने की घटना की ओर संकेत किया गया है। विस्तार से समझेंगे इसको। एक सॉरी। पहले ताई का घर बहुत बड़ा और खुशहाल था। घर में क्या था, पति थे, बेटे बहुए थी, बेटियां थी, नौकर चाकर थे, गाय बैल थी, खेती बाड़ी कारोबार सब कुछ था उनके पास, संपन्न थी। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। तो सवाल है क्या क्या बदलाव हुआ? बेटे गांव छोड़कर शहर चले गए, तो गांव और रोजगार और नौकरी के लिए बेटे जो है शहरों में बस गए। इससे घर सूना हो गया। खेती और कारोबार संभालने वाला कोई नहीं रहा है। दूसरा, बेटियां शादी के बाद अपने घर चली गई, वे अपनी नई गृहस्थी में व्यस्त हो गई। तीसरा, खेती बाड़ी और कारोबार खत्म होने लगा, जब परिवार के लोग ही दूर हो गए तो खेत कामकाज व्यापार दूसरों के भरोसे चलने लगा। यानी घर की जिम्मेदारी और संपत्ति जो है धीरे धीरे पराये हाथों में चली गई। ठीक है, तो पराये हाथ का मतलब ये है कि बाहरी लोग, दूसरे व्यक्ति, परिवार के बाहर के लोग जो है उनके हाथों में चला गया। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक परिवार की बड़ी दुकान है। पहले पूरा परिवार मिलकर दुकान संभालता था, लेकिन बाद में बच्चे नौकरी के लिए बाहर चले गए, कोई दुकान संभालने वाला बचा नहीं। तब दुकान नौकरों या दूसरे लोगों के भरोसे चलने लगी। इस स्थिति को कहानी में कहा गया है कि धीरे धीरे सब पराये हाथों में चला गया, मतलब बेच नहीं दिया गया, अब काम करने वाले लोगों को रख लिया गया है, वो कर रहे हैं, उनको सैलरी दे दी जाती है वैसा। कहानी का गहरा अर्थ ये है कि लेखक यह दिखाना चाहता है कि आधुनिक जीवन में परिवार टूट रहे हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं और बुजुर्ग अकेले रहते जा रहे हैं। ठीक है, तो ताई के दुख का कारण क्या है? जब सब दूर चला गया, घर की रौनक खत्म हो गई, रिश्तों में अपनापन कम हो गया, ताई अकेली पड़ गई, और इसी अकेलेपन में मिट्टू उसका सहारा बन गया। ठीक है, तो धीरे धीरे सब पराये हाथों में चला गया, वाक्य से क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि ताई के परिवार, खेती बाड़ी और कारोबार के बिखर जाने तथा परिवार के लोगों के दूर हो जाने की घटना की ओर संकेत किया गया है। इससे क्या है, ताई के अकेलेपन और टूटते पारिवारिक संबंधों का चित्र सामने आ जाता है। समझ में आया? अब तीसरा, ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी, क्यों? अभी तक आपने कहानी पढ़ा होगा, अभी तक जितना मैंने बता दिया है उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ताई की सारी ममता मिट्टू पर क्यों बरस पड़ी होगी। तो पहला देखिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, उत्तर पता चल जाएगा क्यों बरस पड़ी। ताई क्या रहती थी, अकेली रहती थी, एकदम अकेली हो गई थी। उनके परिवार के लोग उनसे दूर हो चुके थे, तो ऐसे में मिट्टू ही उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। इसलिए ताई का सारा प्यार, अपनापन, ममता मिट्टू पर बरस गया। अब विस्तार से देखिए। पहले ताई का घर क्या था, परिवारों से भरा हुआ था, घर में रौनक थी, बच्चे, बहुत रिश्तेदार सब साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे बेटे शहर चले गए, बेटियां शादी करके अपने घर चली गई, पति भी नहीं रहे। ठीक, तो अब ताई क्या है, अकेली रह गई। ताई को क्या महसूस होता था? ताई को अकेलापन, सूना घर और बात करने की कमी महसूस होती थी, तो बहुत परेशान करती थी ये सारी चीजें उनको। उन्हें किसी ऐसे साथी की जरूरत थी जो उनके साथ रहे, उनकी बातें सुने, उन्हें अपनापन दे। ठीक, तो मिठू उनके जीवन में कैसे आया? गणपत ताई, एक गणपत नाम का व्यक्ति था। गणपत जो है ताई के लिए एक पहाड़ी तोता मिट्टू लेकर आया, तो तोते का नाम मिट्टू था। वो लेकर आया, तो धीरे धीरे मिट्टू क्या है, ताई से बात करने लगा, उनकी आवाज पहचानने लगा, राम राम सीताराम बोलने लगा। तो इससे ताई को लगने लगा कि कोई अपना मेरे साथ है, ये महसूस करने लगी। तो ममता बरस पड़ी का मतलब ये है कि ताई का सारा प्यार और इसने मिट्टू पर आ गया। वे उनके लिए खाना बनाती थी, उसके लिए उसकी पसंद का ध्यान रखती थी, उससे बातें करती थी, उसे बेटे जैसा मानती थी। एग्जाम्पल के लिए, कोई मान लीजिए जैसे कोई दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती है, अगर उनका पोता दूर चला जाए तो वे अपना प्यार किसी पालतू कुत्ते, बिल्ली या तोते पर लुटाने लगती है। ठीक वैसे ही ताई जो है मिट्टू को अपना परिवार मानने लगी थी। तो कहानी का गहरा यह अर्थ ये है कि लेखक यहाँ क्या दिखाने चाहते हैं कि इंसान को भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। जब परिवार साथ नहीं रहता तो इंसान किसी और में अपनापन ढूंढने लगता है। बुजुर्गों का अकेलापन बहुत दर्दनाक होता है, और बुढ़ापे में प्यार, बातचीत, साथ सबसे जरूरी होते हैं। प्रेम केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, इसमें यह बताया गया कि प्रेम केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, वो जानवर और पक्षी भी इंसान के जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, ताई परिवार से दूर और अकेली हो गई थी, उनके जीवन में प्यार और संवाद की कमी थी।
मिट्ठू उनके अकेलेपन का सहारा बन गया था, इसलिए ताई का सारा स्नेह, अपनापन और ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। समझ में आ गया? ये कारण है। चौथा क्वेश्चन आ रहा है। चौथा क्वेश्चन ये है कि अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्च सॉरी। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्ची तैयार हो गई है और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य के दौरान ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? इस वाक्य से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मिट्टू के आने के बाद ताई के जीवन और स्वभाव में बड़ा परिवर्तन है। जो ताई पहले उदास और अकेली रहती थी, अब वे फिर से जीवन में रुचि लेने लगी थी। वे मिट्टू के लिए खाने पीने की चीजों और का ध्यान रखने लगी और आसपास की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने लगी। ठीक है। तो पहले ताई क्या अकेली, उदास, निराश रहती थी, उन्हें जीवन में किसी चीज में खास रुचि नहीं रह गई थी। लेकिन जब मिट्टू उनके जीवन में आया तो उनका व्यवहार बदलने लगा। तो ताई में कौन कौन से परिवर्तन आए? जीवन में फिर से उत्साह आ गया। अब ताई खेतों, पेड़ों, फलों, सब्जियों पर ध्यान देने लगी। उन्हें याद रहने लगा कि कहाँ हरी मिर्च होगी, कहाँ अमरूद बचे हैं, क्योंकि वे सब मिट्टू के लिए सोचती थी। जिम्मेदारी की भावना बढ़ गई। तब अब ताई अब मिट्टू की देखभाल करती हैं, उसके लिए दाना जुटाती थी, उसकी पसंद का खाना लाती थी। इससे पता चलता है कि उनमें फिर से जिम्मेदारी और अपनापन जाग गया था। ठीक है, तो अकेलापन थोड़ा कम हो गया था। मिट्टू के कारण ताई को लगा कि अब मेरे पास कोई अपना है, इसलिए वे अपनी पहले की तरह निराश नहीं रहेगी। ममता और प्रेम बढ़ गया। ताई का पूरा ध्यान मिट्टू की जरूरतों पर रहने लगा। उसके खाने की चिंता करती थी, उसकी पसंद नापसंद समझती थी। ये उनके गहरे स्नेह को दिखा रहा था। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए एक दादी अकेली रहती है और बहुत उदास रहती है। फिर उनके पास एक छोटा पालतू कुत्ता आ जाता है। अब वे उसके लिए दूध लाती है, समय पर खाना देती हैं, बाजार जाते समय उसके लिए चीजें सोचती हैं। तो धीरे धीरे उनका जीवन फिर से सक्रिय हो जाता है। ठीक, ऐसा ही परिवर्तन ताई के जीवन में आ गया था। ठीक है, तो कहानी का गहरा अर्थ क्या है? प्रेम जो है इंसान को फिर से जीना सिखा सकता है। भावनात्मक सहारा बहुत जरूरी है। और बुजुर्गों को केवल पैसे नहीं, साथ चाहिए। ठीक है, जैसे ताई को मिट्टू से संवाद, अपनापन और भावनात्मक सहारा मिला, ठीक वैसे ही। तो पूरी जानकारी रहने लगी थी का विशेष अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि ताई अब अपने आसपास की हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगी थी, यानी उनका मन फिर से जीवन में लगने लगा था। समझ में आ गया? तो इस वाक्य से क्या पता चल रहा है हमें कि मिट्टू के आने के बाद ताई के जीवन में उत्साह, ममता और सक्रियता आ गई थी। वे मिट्टू की देखभाल के लिए आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगी थी। इससे उनके अकेलेपन में कमी और जीवन के प्रति रुचि बढ़ गई। पांचवा क्वेश्चन देखिए। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व तो कैसा था? कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलिए उदाहरण देकर स्पष्ट कर देंगे पूरा। तो जगन मास्टर बहुत संवेदनशील, दयालु, विचारशील और आदर्शवादी व्यक्ति थे। वे किसी को कष्ट देना पसंद नहीं करते थे और हर जीव की स्वतंत्रता का सम्मान करते थे। मिट्टू के प्रति उनका व्यवहार उनके अच्छे स्वभाव और मानवीय सोच को दिखाता है। तो कहानी को विस्तार से देखते हैं। पहला, दयालु और संवेदनशील व्यक्ति, यानी जगन मास्टर को मिट्टू को पिंजरे में बंद देखकर दुख होता था। उन्हें लगता था कि किसी पक्षी को कैद रखना गलत है, इसलिए उन्होंने पिंजरा खोला और मिट्टू को बाहर आने का मौका दिया। यही उनकी करुणा और संवेदनशीलता को दिखाता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद करके मिट्टू का पिंजरा खोला ताकि वह खुली हवा में उड़ सके। दूसरा, स्वतंत्रता को महत्व देने वाले। जगन मास्टर मानते थे कि हर जीव को आज़ादी मिलनी चाहिए। वे दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहते थे। उदाहरण के लिए, कहानी में लिखा है कि वे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे और दूसरों की स्वतंत्रता पर रोक लगाना उचित नहीं मानते थे। इसी सोच के कारण उन्होंने मिट्टू को उड़ने का अवसर दिया। तीसरा, आदर्शवादी व्यक्ति। जगन मास्टर केवल बातें नहीं करते थे, केवल अपने सिद्धांतों पर चलने की कोशिश भी करते थे। ठीक, वे नैतिकता और मानवता में विश्वास रखते थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने मिट्टू को पिंजरे से निकालकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहा और उन्हें लगता था कि पक्षी को कैद रखना गलत है। चौथी बात, भावुक और प्रेमपूर्ण स्वभाव। जब मिट्टू उड़ गया तो जगन मास्टर बहुत दुखी हो गए। वे पेड़ों के पीछे भागते रहे, बार बार मिट्टू आ कहते रहे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उन्हें जो है मिट्टू से सच्चा लगाव हो गया था। पांचवा, जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति। ताई के दुख को समझते हुए वे परेशान हो गए थे कि ताई लौटेंगी तो क्या होगा। इसी कारण वे नए तोते को मिट्टू की तरफ बोलना सिखाने लगे। ठीक,
एग्जाम्पल के लिए, कोई शिक्षक बच्चों से बहुत प्यार करता हो और उनकी खुशी के लिए मेहनत करे, वैसे ही जगन मास्टर मिट्टू और ताई दोनों की भावनाओं का ध्यान रखते थे। ठीक है, तो जगन मास्टर के प्रमुख गुण क्या है? दयालु, संवेदनशील, आदर्शवादी, भावुक और जिम्मेदार व्यक्ति थे। ठीक है, दयालुता कहाँ दिखी? मिट्टू को आजाद कर देना। संवेदनशीलता कहाँ हुई? कि पक्षी का पीड़ा समझना। आदर्शवादी कैसे? स्वतंत्रता में विश्वास रखना। भावुक कैसे हुए? मिट्टू के उड़ जाने पर दुखी हो गए। जिम्मेदार है कैसे? ताई की चिंता करना, ये जिम्मेदारी दर्शाती है। ठीक, कहानी का गहरा अर्थ ये है कि जगन लेखक जो है जगन मास्टर के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की स्वतंत्रता और भावनाओं का सम्मान करे। प्रेम केवल अधिकार नहीं है बल्कि स्वतंत्रता देना भी है। ठीक, तो जगन मास्टर संवेदनशील थे, दयालु थे, आदर्शवादी थे, स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति थे। वे किसी भी जीव को बंद रखना नहीं चाहते थे। ठीक, वो मानते थे कि सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। तो उन्हें मिट्टू को पिंजरे से बाहर निकालने का अवसर दिया। मिट्टू को उड़ जाने पर उनका उनका दुखी होना उनके भावुक और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव को दर्शा रहा है। ठीक है, छठा, कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन, जगन मास्टर, मिट्टू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कहानी का शीर्षक समाधीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? तो प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि कहानी का शीर्षक समाधीन सबसे अधिक किसके लिए है? ताई के लिए। क्यों? क्योंकि ताई के जीवन में सबसे बड़ा दुख अकेलापन और अपने परिवार से संवाद का टूट जाना था। तो समाधीन का अर्थ यह है कि बातचीत का अभाव, भावनात्मक दूरी, अपनापन अपनापन खत्म हो जाना, या केवल बोलने की कमी नहीं है बल्कि रिश्तों में प्रेम और जुड़ाव कम हो जाना भी है। ठीक है, तो ताई के लिए शीर्षक सबसे उचित क्यों है? पहला, ताई परिवार से कट गई थी। पहले ताई का घर परिवार, बच्चों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था, लेकिन बाद में बेटे शहर चले गए, बेटियां शादी के बाद दूर हो गई और घर सूना हो गया। अब ताई के पास बात करने वाला कोई नहीं बचा। उदाहरण के लिए, ताई बार बार भगवान से कहती थी कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी, तो यह उनके अकेलेपन और मानसिक पीड़ा को दिखाता है। दूसरा, मिट्टू जो है ताई के अकेलेपन का सहारा बन गया। ताई इंसानों से संवाद खो चुकी थी, इसलिए वे मिट्टू से बात करने लगी। वे उससे अपने दुख सुख कहती थी, उसे बेटे जैसा प्यार करती थी। यानी एक तोता उनके लिए संवाद का माध्यम बन गया। उदाहरण के लिए, ताई जो है मिट्टू को जीते रहो बेटा, खुश रहो ये बोलती थी, तो मिट्टू भी जवाब देता था राम राम सीता राम, ये सब। तीसरा, कहानी समाज की संवादहीनता दिखाती है। कहानी समाज की संवादहीनता दिखाती है। लेखक बताना चाहते हैं कि आज के समाज में लोग क्या है, परिवार से दूर हो रहे हैं, बुजुर्ग अकेले पड़ रहे हैं, रिश्तों में बातचीत कम होती जा रही है। ताई इसी समस्या का सबसे बड़ा प्रतीक है। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या यह शीर्षक जगन मास्टर पर भी लागू होता है समाधीन के बारे में? तो कुछ हद तक हाँ बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ मामलों में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वे भी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं कह पाते। मिट्टू के उड़ जाने के बाद अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। लेकिन कहानी का मुख्य केंद्र कौन है? ताई का अकेलापन। तो सवाल ये है कि क्या मिट्टू समाधीन है? तो जवाब है नहीं, मिट्टू तो लगातार बोलता रहता है राम राम सीताराम हरे गंगे। तो वह ताई के जीवन में संवाद वापस लाता है। तो नया तोता क्यों नहीं? नया तोता केवल शब्द बोल सकता है था, लेकिन उसमें अपनापन, पहचान, भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, इसलिए वह असली संवाद स्थापित नहीं कर पाया। कहानी का गहरा अर्थ ये है कि केवल बोलना ही संवाद नहीं होता है, सच्चा संवाद दिलों का जुड़ाव होता है। दूसरा, आधुनिक समाज में रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, तो लोग साथ होते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर हैं। तीसरा, बुजुर्गों का सबसे ज्यादा जरूरत संवाद की होती है। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरत संवाद की होती है, ये तीसरी बात। तो ताई का जीवन इसी कमी से दुखी था। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक बुजुर्ग दादी घर में अकेली रहती है, बच्चे जो है मोबाइल में व्यस्त है, बाहरी नौकरी में व्यस्त है, उनसे ठीक से बात नहीं करते। तब दादी क्या है, पालतू जानवर, टीवी या पड़ोसियों में अपनापन खोजती है। यह स्थिति संवादहीनता को दिखाती है। ठीक है, तो इसलिए कहानी का शीर्षक संवादहीन सबसे अधिक ताई के लिए सार्थक है, क्योंकि उनके जीवन में परिवार, अपनापन, भावनात्मक संवाद की कमी थी। मिट्टू उनके टूटे हुए समाज का एकमात्र सहारा बन गया। ठीक है, तो कहानी का शीर्षक समाधीन सबसे अधिक ताई के लिए सार्थक है, और परिवार से दूर हो जाने के कारण ताई अकेली और भावनात्मक रूप से टूट चुकी। उनके जीवन में संवाद और अपनापन समाप्त हो गया था। मिट्टू ही उनका एकमात्र साथी और समाज का माध्यम था। इसलिए यह शीर्षक ताई की स्थिति को सबसे प्रभावी रूप में व्यक्त कर रहा है। ठीक, सातवां क्वेश्चन देखिए।
अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे का सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सोना खंडहर क्यों कहा गया है, सवाल ये है। ये पूछा गया कि ताई के बड़े घर को सोना खंडहर क्यों कहा गया। देखिए इसका उत्तर आप जानते हैं, लेकिन मुझे बताना मेरा काम है तो मैं बताऊंगा। तो ताई का घर पहले बहुत खुशहाल, बड़ा और लोगों से भरा हुआ था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, परिवार के लोग दूर दूर चले गए और घर में रौनक खत्म हो गई। अब वहाँ केवल ताई और मिट्ठू रह गए थे। इसी कारण लेखक ने क्या बोला है, उस बड़े घर को सोना खंडहर बोल दिया। अब ताई, पहले ताई का घर कैसा था? पहले ताई के घर में पति, बेटे, बहुएं, बेटियां, नौकर चाकर, गाय बैल सब रहते थे। अब घर में हंसी खुशी, बातचीत, त्योहार, चहल पहल रहती थी, यानी घर जीवंत और खुशहाल था। फिर क्या बदलाव आया, जो धीरे धीरे बेटे नौकरी के लिए घर शहर चले गए, बेटियां शादी के बाद अपने घर चली गई, खेती बाड़ी और कारोबार खत्म होने लगा। अब घर खाली हो गया, रिश्तों की गर्माहट खत्म हो गई। सूना क्यों कहा गया? सूना का मतलब यह है कि जहाँ कोई चहल पहल ना हो, खालीपन हो, अकेलापन हो। ताई का घर जो है लोगों से खाली हो चुका था, वहां पहले से जैसी खुशियां नहीं थी, इसलिए घर सूना लगने लगा। खंडहर क्यों कहा गया? खंडहर केवल टूटी हुई इमारत नहीं होता। यहाँ खंडहर शब्द का प्रयोग प्रतीक के रूप में हुआ है। इसका मतलब क्या है, टूटे हुए रिश्ते, बिखरा हुआ परिवार, खत्म होती खुशियां, यानी घर बाहर से बड़ा था लेकिन अंदर से भावनात्मक रूप से टूट चुका था। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक बड़ा मकान है जहाँ पहले संयुक्त परिवार रहता था, बच्चे खेलते थे, त्योहार मनाते थे, लेकिन बाद में सब लोग अलग हो गए। अब उस घर में केवल एक बूढ़ी दादी अकेली रहती है। तब वहाँ घर बड़ा होते हुए भी सूना लगता था। ये ठीक यही स्थिति ताई के घर की भी है। दो दो प्राणी कौन थे, ताई और मिट्टू। दो प्राणी से मतलब ताई और मिट्टू थे, दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। तो कहानी का गहरा अर्थ ये है कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। नौकरी, पैसे, आधुनिक जीवन के कारण परिवार दूर हो रहा है। बुजुर्ग अकेले पड़ते जा रहे हैं। घर केवल दीवारों से नहीं बनता है, ये मैसेज है इसमें कि घर में प्यार, अपनापन, संवाद हो तो ही घर कहलाता है, वरना बड़ा घर भी खंडर जैसा लगता है। तो कहानी का भावनात्मक पक्ष क्या है कि लेखक दिखाना चाहते हैं कि इंसान को जीने के लिए केवल मकान नहीं चाहिए, बल्कि रिश्तों और संवाद की जरूरत होती है। ठीक है। तो ताई का घर क्या है? ताई का घर पहले परिवार और खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ परिवार के लोग दूर चले गए और घर खाली हो गया, और वहां केवल ताई और मिट्ठू रह गए थे। रिश्तों और संवाद की कमी के कारण घर की रौनक समाप्त हो गई थी, इसलिए लेखक ने उस बड़े घर को सूना खंडर बोल दिया है। ठीक है। अब देखिए हमें देखना है मेरे प्रश्न, इसी में इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्रश्न, नीचे कुछ उत्तर और उनके दो दो प्रश्न दिए गए हैं और पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रश्न उस उत्तर के लिए उपयुक्त है। पहला उत्तर क्या है, ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। अब दो प्रश्न है, क और ख। ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया, किसने सहारा दिया था? दूसरा, ताई को मिट्ठू किसने भेंट दिया था? ठीक है। अब इन दोनों को पहचानना है कि ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो दो प्रश्न दिए गए और पहचानना है कि कौन सा उत्तर उस उत्तर के लिए उपयुक्त होगा, मतलब सबसे सही कौन सा उत्तर है। ठीक है। तो इसका उत्तर यह है कि ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। ठीक है, ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। तो प्रश्न का क्या है, ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया था? और दूसरा प्रश्न क्या है, ताई को मिट्ठू ने किसने भेंट दिया था? तो उत्तर कौन सा सही है, सबसे क, ये क वाला प्रश्न ज्यादा सही है। ठीक। तो ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया था, क्यों? क्योंकि उत्तर में क्या कहा गया है कि ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया है। और यह बात कहाँ ये हो रही है, और ये बात हो रही है किसकी, ताई के अकेलेपन की और मिट्ठू द्वारा दिए गए भावनात्मक सहारे की। इसलिए उत्तर सीधे प्रश्न क से मेल खाता है। ठीक। क क्यों गलत है? क्योंकि प्रश्न ख पूछता है कि ताई को मिट्ठू किसने भेंट दिया था। ठीक है, इसका उत्तर होना चाहिए था गणपत ने। गणपत ने मिट्ठू मिट्ठू को मिट्ठू ताई को भेंट में दिया था। ठीक है, इसलिए दिए गए उत्तर में गणपत का नाम नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा प्रश्न, तो ताई के सोनेपन को सारा किसने दिया है? उत्तर सीधे इसका जवाब देता है। ठीक। दूसरा प्रश्न, ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था। तो पहला प्रश्न क्या है, ताई के लौटने के बाद मिट्ठू कहाँ चला गया था? दूसरा, ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई? तो ताई के लौटने से पहले ही मिट्ठू उड़ गया था। अब कौन सा प्रश्न सही है, देखिए दोनों में से सही प्रश्न ख है। ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई, ये क्यों सही है?
क्योंकि उत्तर में क्या बताया गया, ताई के लौटने से पहले मिट्टू उड़ गया था। तो यह एक घटना है, यह घटना के बारे में बताया जा रहा है, ये अनहोनी है। ठीक है, तो ये घटना अनहोनी के बारे में बता रहा है। तो ताई के जो ताई के लौटने से पहले हुई थी। ठीक। प्रश्न क क्यों गलत है, क्योंकि प्रश्न क्या क क्या पूछ रहा है, ताई के लौटने के बाद मिट्टू कहाँ चला गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए था, मिट्टू जंगल पेड़ों की ओर चला गया था, या मिट्टू बाहर चला गया था। लेकिन उत्तर में दिए गए, लेकिन उत्तर में क्या दिया हुआ है कि कहाँ गया है। उत्तर में ये दिया है कि कहाँ गया है, नहीं बताया गया है, बल्कि उड़ गया है ये बताया गया है। ठीक। तीसरा, गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा। तो प्रश्न कह गया है, गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे, गांव वाले मिट्टू के उड़ जाने से खुश क्यों थे। ठीक। अब इसमें से देखना है, उत्तर यह है कि गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, और दूसरा प्रश्न, और कौन सा सही है, प्रश्न क सही है कि गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे। ये प्रश्न ठीक होगा, क्यों, क्योंकि उत्तर में बताया गया है कि गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा। तो ये, हाँ, सच्चाई से मतलब ये है कि मिट्टू का उड़ जाना, और गांव वालों को चिंता थी कि ताई मिट्टू से बहुत प्यार करती थी, अगर उन्हें पता चला कि मिट्टू उड़ गया तो उन्हें बहुत दुख होगा, इसलिए वे ताई की वापसी को लेकर चिंतित थे। ठीक। प्रश्न ख क्यों गलत क्यों है, क्योंकि गांव वाले मिट्टू के उड़ने से खुश क्यों थे, लेकिन कहानी में गांव वाले खुश नहीं थे, बल्कि वे परेशान थे, चिंतित थे, डर रहे थे कि ताई को सदमा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गांव वाले खुश थे ही नहीं, ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक। अब देखिए चौथा, कहानी का शीर्षक समाधीन जीवन के मौन का प्रतीक है। अब इसमें प्रश्न क्या है, कहानी का शीर्षक समाधीन क्यों उपयुक्त नहीं है, और शीर्षक समाधीन का क्या भावार्थ है। ठीक है, तो कहानी के शीर्षक समाधीन जीवन के मौन का प्रतीक है। तो कौन सा प्रश्न सही होगा इसका, ख, जी शीर्षक समाधीन का क्या भावार्थ है। क्यों, क्योंकि उत्तर में बताया गया कि समाधीन जीवन के मौन का प्रतीक है, और यहाँ भावार्थ यानी शीर्षक का गहरा अर्थ बताया जा रहा है। तो उत्तर समझा जा रहा है कि समाधीनता केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन में अपनापन, बातचीत और भावनाओं की कमी का प्रतीक है। समझ में आ गया। और क गलत क्यों है, क्योंकि प्रश्न क पूछता है कि कहानी का शीर्षक समाधीन क्यों उपयुक्त नहीं है। तो अगर यह प्रश्न सही होता तो उत्तर में यह बताया जाता कि शीर्षक गलत क्यों है, या कहानी से मेल क्यों नहीं खाता। लेकिन लेकिन दिए गए उत्तर में शीर्षक की विशेषता और अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो जीवन का मौन प्रतीक का मतलब यह है कि यहाँ मौन का अर्थ केवल चुप्पी नहीं है, इसका मतलब है रिश्तों में दूरी, अकेलापन, और भावनात्मक खालीपन, और संवाद का टूट जाना। ठीक है, तो कहानी से संबंध, ताई के जीवन में परिवार दूर हो गया, बात करने वाला कोई नहीं बचा, घर सूना हो गया, यानी उनका जीवन समाधीन बन गया था। मिट्टू ही उनके जीवन में थोड़ा समाधान और अपनापन लाता है। ठीक। अब देखिए अगला हम क्या देखेंगे, मेरे अनुभव में मेरे विचार, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने अनुभव के आधार पर दीजिए। आपने जो एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पर लिखना है। तो कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योता बुलावे में जाती, तो 10 बार खिड़की दरवाजे की साकलें टोहकर देखती। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं, तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, कि जब हम अपने घर और परिवार या किसी प्रिय वस्तु से दूर होते हैं, तो मन में बार बार उसकी चिंता होने लगती है। हमें डर रहता है कि सब ठीक होगा या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं होगी, हमारी गैर हाजिरी में किसी को कष्ट तो नहीं होगा। यही चिंता हमें अंदर से बेचैन करती रहती है। ठीक है, ताई की चिंता क्या थी, ताई मिट्टू से बहुत प्यार करती थी, वह उनके अकेलेपन का सहारा था, और इसलिए जब भी ताई थोड़ी देर के लिए बाहर जाती थी, बार बार दरवाजे जांचती थी, मिट्टू की सुरक्षा की चिंता करती थी, और जल्दी वापस आने की सोचती थी। ये उनका गहरा लगाव दिखाता है। ठीक है, तो हमारे जीवन से संबंध क्या है, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम घर से दूर हो जाते हैं, परिवार से अलग हो रहते हैं, और किसी प्रिय चीज को छोड़कर जाते हैं, तो मन बार बार उसकी चिंता करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए परिवार की चिंता, मान लीजिए कि कोई छात्र पढ़ाई के लिए दूर शहर चला जाता, तब उसे चिंता होती, माँ पापा ठीक होंगे या नहीं, घर में सब सही होगा या नहीं, और बार बार फोन करता है। दूसरा उदाहरण, पालतू जानवर की चिंता, अगर किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता या बिल्ली हो और वह कुछ दिन के लिए बाहर जाए, तो उसे चिंता होती है
कि उसे खाना मिला होगा या नहीं, वो अकेला तो नहीं होगा। ठीक है, वैसा ही घर की चिंता में क्या कि जब परिवार शादी या यात्रा में बाहर जाता है तो लोग जो है बार बार दरवाजा जांचते हैं, गैस बंद है कि नहीं ये देख लेते हैं, ताला ठीक से लगा है या नहीं ये देख लेते हैं। ये सब चिंता क्या है, ये सब चिंता और जिम्मेदारी के कारण होता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि यानी साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल दृष्टि से भी सोच लीजिए। अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच से क्या है कि जिस व्यक्ति या वस्तु से हमें गहरा प्रेम होता है उसके प्रति लगाव, जिम्मेदारी, सुरक्षा की भावना अपने आप पैदा हो जाती है। इसी कारण दूर रहने पर मन बेचैन रहता है। ठीक है, तो कहानी से गहरा जुड़ाव का अर्थ क्या है कि लेखक दिखाना चाहते हैं कि अकेले इंसान का भावनात्मक लगाव बहुत गहरा हो जाता है। ताई के लिए मिट्टू तो केवल तोता नहीं था बल्कि परिवार जैसा था, इसलिए उसकी चिंता उन्हें हर समय परेशान करती थी। तो जब हम अपने प्रिय व्यक्ति, परिवार या किसी वस्तु से दूर होते हैं तो उसकी सुरक्षा और सुख शांति की चिंता में हमें भीतर से परेशान करती है। मन बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। ताई की तरह हमें भी अपने प्रिय लोगों और वस्तुओं के प्रति गहरा लगाव और जिम्मेदारी महसूस होती है। ठीक। दूसरा प्रश्न, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है, क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए। ठीक है, तो आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है, इसी को ढंग से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा कि अपने वो अनुभव वर्णन करना है। और पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती है, तो इसका जवाब है हाँ। मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं हैं और भावनाएं होती है। वे भी प्रेम, दुख, डर, अपनापन, खुशी महसूस करते हैं। वे बोल नहीं सकते लेकिन अपने व्यवहार और हाव भाव से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं विस्तार से। मनुष्य की तरह ही पशु पक्षी भी अपने मालिक को पहचानते हैं, प्यार करने वाले से जुड़ जाते हैं, बिछड़ने पर दुखी होते हैं। वे अपने तरीके से भावनाएं समझते और दिखाते हैं। तो मेरा अनुभव क्या है कि एक बार मेरे घर में एक पालतू कुत्ता था। जब भी मैं स्कूल से घर लौटता था वह खुशी से पूछ हिलाता, मेरे पास दौड़ कर आता, मेरे साथ खेलने लगता। अगर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता तो वह उदास हो जाता और खाना भी कम खाता था। जब मैं वापस आता तो वो बहुत खुश हो जाता। इससे मुझे क्या हुआ, महसूस हुआ कि बस पशुओं में भी भावनाएं और अपनापन होता है। ठीक। दूसरा उदाहरण, कई बार हम देखते हैं ना कि गाय अपने बछड़े से अलग होने पर बेचैन हो जाती है। पक्षी अपने बच्चों के लिए दाना लाते हैं, कुत्ते जो है अपने मालिक की रक्षा करते हैं। तो ये सब क्या है, उनकी संवेदनाओं को दिखाता है। कहानी से संबंध ये है कि कहानी में मिट्टू भी ताई की बातें समझता था, उनसे लगाव रखता था, उनके जाने और आने पर प्रतिक्रिया देता था। ठीक। तो इससे पता क्या चल रहा है कि वह केवल एक पक्षी नहीं बल्कि एक संवेदनशील साथी था। तो गहरा अर्थ ये है कि लेखक बताना चाहते हैं कि प्रेम और भावना केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। पशु पक्षी भी स्नेह महसूस करते हैं, अपनापन महसूस समझते हैं और भावनात्मक संबंध बना सकते हैं। ठीक है, तो जवाब हम हाँ में देंगे कि हाँ, पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं, वे प्रेम, दुख और अपनापन महसूस करते हैं। और मेरे घर का पालतू कुत्ता मुझे देखते ही खुश हो जाता था और मेरे दूर जाने पर उदास हो जाता था। इससे मुझे अनुभव हुआ कि पशु पक्षी भी भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं। तीसरा, गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्टू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं, तर्क सहित अपने विचार लिखिए। गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्टू की ही सूरत शक्ल का दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ठीक है, अब इसी को समझना है कि ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं, तर्क सहित अपने विचार लिखने हैं, लॉजिकल होके थोड़ा। तो देखिए, मेरे विचार से ताई को भ्रम में रखना पूरी तरह उचित नहीं था, क्योंकि सच को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए गांव वालों और जगन मास्टर की भावना गलत भी नहीं थी, क्योंकि वे ताई को अचानक बड़ा दुख नहीं देना चाहते थे। उन्होंने यह काम ताई के प्रति प्रेम और चिंता के कारण किया था। ठीक। ये जब विस्तार से इसको समझेंगे। जब मिट्टू उड़ गया तो गांव वालों को डर लगा कि ताई यह सच्चाई जानकर बहुत दुखी हो जाएंगी, क्योंकि मिट्टू जो है ताई का सबसे बड़ा सहारा था, वह उनके अकेलेपन का साथी था। इसलिए गणपत ने सुझाव दिया कि मिट्टू जैसा दूसरा तोता लाकर ताई को दिखा दिया जाए। तो क्या यह उचित था? तो इस प्रश्न के दो पक्ष हैं। पहला कि यह उचित नहीं था। सच छिपाना गलत है, किसी को धोखे में रखना सही नहीं माना जाता। ताई को असली बात जानने का अधिकार था। ठीक है, और सच्चा रिश्ता बदला नहीं जा सकता। नया तोता क्या है, मिट्टू जैसा दिख सकता था लेकिन उसका अपनापन, उसकी पहचान, उसका व्यवहार वैसा नहीं हो सकता था। इसलिए ताई तुरंत समझ गई कि यह मेरा मिट्टू नहीं है।
भ्रम ज्यादा दुख दे सकता है। अगर बाद में सच्चाई पता चले तो इंसान को और बड़ा दुख होता है। दूसरा पक्ष, यह कुछ हद तक उचित भी था कि गांव वालों की भावना अच्छी थी, वे ताई से प्रेम करते थे, वे नहीं चाहते थे कि बूढ़ी ताई को अचानक गहरा सदमा लगे। दूसरा, ताई बहुत कमजोर और अकेली थी, उनके जीवन का एकमात्र सहारा मिट्टू था, इसलिए गांव वालों ने सोचा कि अधिक कुछ समय तक उन्हें दुख से बचाया जा सके तो अच्छा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बहुत प्रिय चीज टूट जाए, परिवार वाले तुरंत सच न बताकर धीरे धीरे समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा दुख न हो। ठीक वैसे ही गांव वालों ने ताई को बचाने की कोशिश की। ठीक है, तो मेरा निष्कर्ष ये है कि मेरे विचार से गांव वालों का उद्देश्य अच्छा था, लेकिन किसी को लंबे समय तक भ्रम में रखना सही नहीं है। सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। ठीक है, कहानी का सबसे गहरा संदेश ये है कि लेखक दिखाना चाहते हैं कि सच्चे रिश्तों की पहचान केवल रूप से नहीं होती है, भावनात्मक जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नया तोता कभी भी मिट्टू की जगह नहीं ले सकता। ठीक, तो ताई को भ्रम में रखना पूरी तरह उचित नहीं था, क्योंकि सच को छिपाना गलत है और सच्चे संबंधों की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। हालांकि गांव गांव वालों का उद्देश्य ताई को दुख और सदमे से बचाना था, उन्होंने यह काम प्रेम और चिंता के कारण किया था, लेकिन अंततः ताई समझ गई, सच्चाई पता चल गया उनको। चौथा, ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्टू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और? उस अनुभव को लिखिए, मतलब आपने जो जैसा सोचा तो वैसा नहीं हुआ, बल्कि कुछ और ही हो गया। तो उसका संकेत लेके हमको ये लाइन लेके वही समझना है, उत्तर देना है। तो हाँ, इसका उत्तर हाँ में है कि हाँ, मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ भी कभी कभी ना हुआ ही होगा कि आपने सोचा कुछ और है, वो कुछ और गया। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ और सोचा लेकिन हुआ बिल्कुल अलग। तो ऐसे समय में मन को बहुत आश्चर्य और कभी कभी दुख भी होता है। ठीक है, तो मैं अपना अनुभव बता देता हूँ। एक बार मैं अपनी परीक्षा के परिणाम को लेकर बहुत उत्साहित था। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे बहुत अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि मैंने मेहनत से पढ़ाई की थी। मैं सोच रहा था कि घर वाले खुश होंगे, मेरी शिक्षक मेरी तारीफ करेंगे और मुझे प्रथम स्थान मिलेगा। लेकिन जब परिणाम आया तो मेरे अंक उम्मीद से कम थे। शुरू में मुझे बहुत दुख हुआ और विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, फिर मैंने महसूस किया, कुछ समय बाद मैं अपनी गलतियां समझी। मैंने कुछ विषयों पर कम ध्यान दिया था, समय का सही उपयोग नहीं किया था। उस अनुभव से मुझे सीख मिली कि केवल उम्मीद करना काफी नहीं होता, सही तैयारी और धैर्य भी जरूरी है। कहानी से संबंध ये है कि ठीक वैसे ही ताई भी सोच रही थी कि मिट्टू उन्हें देखते ही खुशी से बोलने लगेगा, पहले की तरह उनसे बातें करेगा। लेकिन जब वे लौटी तो नया तोता चुप बैठा रहा। तब ताई की उम्मीद टूट गई और उन्हें बहुत दुख हुआ। जीवन का संदेश ये है कि जीवन में कई बार हम कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन परिस्थितियां अलग हो जाती है, और ऐसे में हमें धैर्य रखना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल छोटा सा ले लीजिए कि कभी हम किसी दोस्त से मिलने बहुत खुशी से जाते हैं। ठीक है, किसी दोस्त से मिलने जाते हैं बहुत खुशी से, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो व्यस्त है और आया ही नहीं, तो मन उदास हो जाता है। ठीक, तो इसका जवाब ये है, पूरे सब कुल मिलाकर ये बोलेंगे कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक बार मुझे विश्वास था कि मेरे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे, लेकिन परिणाम उम्मीद से कम आया, मुझे दुख हुआ, लेकिन बाद में मैंने अपनी गलतियों को समझा और उन्हें उनसे सीख ली। और इससे मुझे पता चला कि जीवन में हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, मिट्टू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई कोई इच्छा नहीं प्रकट की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास से उदाहरण भी दीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर ये दे देते हैं कि हाँ, प्राणी सचमुच पिंजरे या बंधन में रहने के आदी हो सकते हैं। जब कोई जीव लंबे समय तक एक ही वातावरण में रहता है तो उसी को अपनी दुनिया मानने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता की आदत कम हो जाती है और बाहर की दुनिया उसे डरावनी लगने लगती है। तो कहानी के संदर्भ से समझिए कि मिट्टू जो है बहुत लंबे समय से पिंजरे में रह रहा था। उसे उसे क्या है, उसे रोज समय पर खाना मिलता था, सुरक्षा मिलती थी, ताई का प्यार मिलता था। इसी कारण उसे पिंजरे की आदत पड़ गई थी, बाहर की दुनिया अनजाने लगने लगी। इसलिए जब जगन मास्टर ने पिंजरा खोला तो मिट्टू तुरंत बाहर नहीं गया। तो सवाल ये कि क्या केवल पक्षी ही ऐसे होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, मनुष्य और अन्य जीव भी है। मनुष्य और अन्य जीव भी आदतों, परिस्थितियों और बंधनों के आदी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पालतू जानवर मान लीजिए, घर के पालतू कुत्ते या बिल्ली घर के माहौल के आदी हो जाते हैं। अगर उन्हें अचानक बाहर छोड़ दिया जाए तो वे डर जाते हैं और वापस घर आना चाहते हैं। उदाहरण दो, चिड़ियाघर के जानवर। चिड़ियाघर में रहने वाले कई जानवर हैं जो लंबे समय तक
बंद वातावरण में रहते हैं। अगर उन्हें अचानक जंगल में छोड़ दिया जाए तो कई बार वे खुद शिकार नहीं कर पाते, क्योंकि वे कैद के जीवन के आदी हो चुके होते हैं। तीसरा उदाहरण, मनुष्य का जीवन। मनुष्य भी कई बार अपनी परिस्थितियों का आदी हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही नौकरी में रहे, भले वो खुश ना हो, फिर वह नई जगह जाने से डरता है, क्योंकि पुरानी स्थिति उसकी आदत बन चुकी होती है। तो कहानी का गहरा अर्थ ये है कि लेखक यहाँ केवल मिट्टू की बात नहीं कर रहा है, तो यह बताना चाहता है कि लगातार बंधन में रहने से स्वतंत्रता की इच्छा कमजोर पड़ सकती है। ठीक है। लेकिन सवाल ये कि क्या स्वतंत्रता की चाह पूरी तरह खत्म हो जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। जब मिट्टू ने बाहर की दुनिया देखी तो अंत में वो उड़ गया। इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता की इच्छा हर जीव के अंदर कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो जीवन का संदेश ये है कि यह प्रसंग हमें सिखाता है कि आदतें इंसान और जीव दोनों को सीमित कर सकती है, लेकिन स्वतंत्रता का महत्व हमेशा बना रहता है। तो पूरे क्वेश्चन कुल मिलाकर ये बोलेंगे कि हाँ, प्राणी पिंजरे या बंधन में रहने के आदी हो सकते हैं। लंबे समय तक एक ही वातावरण में रहने से वे उसी को सुरक्षित मानने लगते हैं और बाहर की दुनिया से डरने लगते हैं। जैसे पालतू जानवर या चिड़ियाघर के जानवर कैद के जीवन से के अभ्यस्त हो जाते हैं। कहानी में मिट्टू भी लंबे समय तक पिंजरे में रहने के कारण बाहर आने से झिझकता है। ठीक। अब विधा से संवाद यानी कहानी सौंदर्य के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है उसको समझेंगे और एक एक नया उदाहरण उदाहरण तो दिया ही हुआ है, लेकिन एक नया उदाहरण हम बनाएंगे। ठीक है। तो संवादहीन कहानी में अनेक विशेष बिंदु है जिसे प्रभावपूर्ण बनाते हैं। नीचे कहानी के कुछ विशेष बिंदु और उनके उदाहरण दिए गए। आप भी कहानी से इसी प्रकार के एक एक उदाहरण खोजकर लिखिए। ठीक है। तो सबका एक एक हम लिखेंगे भी, बताएंगे भी। तो चित्रात्मकता, दृश्य बिंब। बिंब क्या होता है मैंने बताया हुआ है कि जब भी कोई कुछ बोले और आपके दिमाग में कोई इमेज बनने लगे उस कहानी से जुड़ा हुआ, तो इमेज बनने लगता है, तो उस जो इमेज बन रहा है उसी को बिंब कहते हैं। ठीक। तो शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियां बनाना। उदाहरण क्या है? मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे। अब जब ये बोला जा रहा है कि मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पे जा रहा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पंख तौलने में मशगूल रहे, तो इससे क्या हो रहा है? दिमाग में एक इमेज बन रहा है नहीं? एक इमेज क्रिएट हो रहा है हमारे। तो यही है चित्रात्मकता। दूसरा संवादात्मकता। तथ्य को इसका मतलब ये है कि तथ्य को आगे बढ़ाने के लिए, पात्रों के विचार भाव आदि व्यक्त करने के लिए बातचीत और संवादों का प्रयोग करना। ठीक है। राम राम, इसका एग्जाम्पल है राम राम कहो सीताराम कहो। ठीक। पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का क्या मतलब है? कि शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति से भाव की तीव्रता बढ़ती है, यानी कटेगी कटेगी कटेगी, इसका एग्जाम्पल है। अतिशयोक्ति, किसी पात्र घटना भाव या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ाकर करना कि वो असंभव या अविश्वसनीय लगे, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। ये अतिशयोक्ति है। जानवर मतलब पक्षी उक्षी का टिकट लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलता है तो ऐसा तो कुछ है नहीं। लोक धर्मी भाषा, ग्रामीण सहज बोलचाल की भाषा, यानी गांव की भाषा। लोक धर्मी भाषा, जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की भाषा। तो भगवान कैसे नया पार लगेगी, एक एग्जाम्पल है। प्रश्नोत्तरी शैली, पात्रों या लेखक द्वारा प्रश्न पूछना। तो मिट्टू अब कैसे कटेगी, ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल है इसका। ठीक। अब इन सब का एक एक एग्जाम्पल, ये इसको क्या बोलते हैं? कहानी सौंदर्य, भाव सौंदर्य, सौंदर्य शैली। ये कहानी किस रूप में लिखी गई है? चित्रात्मक रूप में लिखी गई है, संवादात्मक रूप में लिखी गई है, पुनरुक्ति हुई है, अतिशयोक्ति हुई है, लोक धर्मी भाषा यूज हुआ है, प्रश्नोत्तरी शैली हुआ है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इस कहानी का कहानी सौंदर्य बताइए। तो आपको कहानी सौंदर्य यही सब लिखना होगा कि ये सब चीजें हैं। ठीक। अब देखिए चित्रात्मकता पूरा डिटेल में देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब लेखक शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन करे कि पाठक के मन में पूरा दृश्य चित्र की तरह दिखाई देने लगे, उसे चित्रात्मकता कहते हैं। यानी पढ़ते समय ऐसा लगे जैसे घटना आंखों के सामने हो रही है। तो ये वही एग्जांपल दिया गया है कि मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पर और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे, तो ये इमेज बन रहा है कि तोता जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप लगा रहा है, दिमाग में इमेज भी बन रहा है। ठीक है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो ले लिया हमने कि मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पे जा रहा था। ठीक। तो इसका दूसरा उदाहरण लीजिए कि काले बादल आसमान में दौड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी। ये मैंने बनाया है कि काले बादल आसमान में दौड़ रहे थे और बिजली चमक रही थी, तो हमारे मन में बारिश का दृश्य बन जाता है। और भी ये है ना, कहानी में हम पढ़ रहे थे तो कहानी में ये सारी चीजें आ रही थी।
तो काले बादल तो आपके दिमाग में काला बादल क्रिएट हो रहा है और वो भागते हुए बन रहा है इमेज, और बिजली चमक रही थी तो आपके दिमाग में बिजली चमकना भी बन रहा है, तो एक इमेज क्रिएट हो रहा है ना। तो काले बादल आसमान में दौड़ रहे थे और बिजली चमक रही थी। और संवादात्मकता, जब कहानी में पात्र आपस में बातचीत करते हैं और संवादों के माध्यम से करते हैं तो भाव विचार मन की स्थिति बताई जाती है, तो इसे क्या बोला जाता है, संवादात्मकता। ठीक। राम राम कहो सीता राम कहो, ये उदाहरण दिया गया था। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण है कि माँ बोली खाना खा लो, बच्चा बोला अभी नहीं, यह भी संवाद है। ठीक, भावनात्मक संवाद है इसमें। तीसरा पुनरुक्ति, किसी शब्द या वाक्य को बार बार दोहराकर भाव को ज्यादा प्रभावशील बनाना पुनरुक्ति कहलाता है। उदाहरण के लिए करेगी करेगी करेगी, ये बता दिया गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, चलो चलो जल्दी करो, यहाँ चलो जो है दोहराया गया है, चलो चलो जल्दी करो यानी प्रेशर दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, शब्द को बहुत ज्यादा प्रभावी बनाया जा रहा है, वाक्य को, कि चलो 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 जल्दी करो। ठीक। चौथा है अतिशयोक्ति, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए ताकि उसका प्रभाव ज्यादा हो तो इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रेलगाड़ी में भी उसका टिकट लगेगा, आखिर वो अभी तक तो बोलता बतियाता है। ये एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने तुम्हें 1000 बार बुलाया। ठीक, मैंने तुम्हें 1000 बार बुलाया, तो असल में 1000 बार नहीं बुलाया होता है, ये बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना मैंने तुम्हें 1000 बार बुलाया, तो 1000 बार तो नहीं बुलाया, एक ही दो बार बुलाते होंगे, 1000 बार तो बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति कर दिया। पांचवा, लोक धर्मी भाषा का मतलब ये कि गांव और आम लोगों की सरल बोलचाल वाली भाषा को लोक धर्मी भाषा बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, भगवान कैसे नैया पार लगेगी, तो ये उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण देखिए, कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो भैया, तो ये क्या है, लोक भाषा का रूप है। भैया, कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो भौजाई, ये सब लोक भाषा है। प्रश्नोत्तरी शैली, जब पात्र या लेखक प्रश्न पूछकर उसका उत्तर देता है, इसे कहते हैं प्रश्नोत्तरी शैली। ठीक है। मिट्टू अब कैसे कटेगी, ये एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हमें बनाना है, तो ये क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अब क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा, ये प्रश्न, ये बोलना, अब क्या होगा तो सब ठीक हो जाएगा। उत्तर, अब क्या होगा, कोई किसी ने पूछा और किसी ने उत्तर दिया, सब ठीक हो जाएगा, ये क्या है, प्रश्नोत्तरी शैली। ठीक, तो ये पूरा तालिका बना दिया गया है, चित्रात्मकता, संवादात्मकता, पुनरुक्ति, अतिशयोक्ति, लोकधर्मी, प्रश्नोत्तरी शैली, पूरी तरीके से कंपैरिजन के साथ। ठीक है, आप पढ़ लेंगे। तो कहानी की भाषा की विशेषता क्या है, संवादहीनता की भाषा, सरल, संवादहीनता की भाषा क्या है, सरल, भावुक, ग्रामीण और समाजपूर्ण है। इसी कारण यह कहानी पाठकों को दिल को छू जाती है। संवादहीन कहानी का नाम है, तो वही बोला गया कि संवादहीन की भाषा, यानी संवादहीन कहानी की भाषा क्या है, सरल है, भावुक है, ग्रामीण है और संवादपूर्ण है। बातचीत से समझ में आता है सारी चीजें। समझ में आ गया। आप देखिए कहानी का अंत, किसी कहानी का अंत अनेक प्रकार से हो सकता है, मतलब एंडिंग जो है खुशी से भी हो सकता है, दुख से भी हो सकता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि कहानी का अंत बहुत से प्रकारों से हो सकता है। जैसे पहला कैसे हो सकता है, सुखांत, जब कहानी का अंत अंत प्रसन्नता और सफलता से हो। दुखांत, जब कथा का अंत दुख, वियोग, मृत्यु या हानि से होता है। मुक्त अंत, जब कहानी स्पष्ट रूप से खत्म नहीं होती बल्कि सोचने के लिए छोड़ दी जाती है। मुक्त अंत। अप्रत्याशित अंत, मतलब जब अंत अचानक या अप्रत्याशित रूप से सामने आ जाता है। यथार्थवादी अंत, जब कहानी का अंत जीवन की सच्चाई लगने लगे, सच्चाई जैसा लगे। प्रेरणात्मक अंत, जब कहानी के अंत में कोई प्रेरणा या सकारात्मक सोच दी जाए। व्यंग्यात्मक अंत, जब कहानी का अंत व्यंग या कटाक्ष से किसी सत्य को प्रकट करता है। तो आपके अनुसार संवादहीन कहानी के अंत को किस श्रेणी में रखा जा सकता है, अपने उत्तर के कारण बताइए और आप इस कहानी का नया अंत किस प्रकार करना चाहेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस प्रकार संवादहीन कहानी का जो अंत हुआ है वो किस प्रकार का अंत है, सुखांत है, दुखांत है, मुक्त है, अप्रत्याशित है, यथार्थवादी है, प्रेरणात्मक है, व्यंग्यात्मक है, ये बताना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो किसी भी कहानी का अंत अलग अलग प्रकार से हो सकता है। लेखक कहानी के अंत के माध्यम से पाठकों के मन में खुशी, दुख, सोच, प्रेरणा और आश्चर्य छोड़ता है। अब इन सभी प्रकारों को आसान भाषा में समझेंगे और फिर देखेंगे कि संवादहीन का अंत किस प्रकार का है। पहला है सुखांत, जब कहानी का अंत खुशी, सफलता, मिलन या अच्छे परिणाम से होता है तो उसे सुखांत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे खोया हुआ व्यक्ति वापस मिल जाए, गरीब मेहनत करके सफल हो जाए, तो ये सुखांत है। फिल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि अंत में सब कुछ खुश खुश हो जाते हैं और सुखांत होता है। दुखांत,
दुखांत यानी जब कहानी का अंत दुख, बिछड़ाव, मृत्यु, हानि, अकेलेपन से होता है तो उसे दुखांत कहते हैं। समाधिहीन में मिट्टू उड़ जाता है, ताई अकेली रह जाती है, उनका भावनात्मक सहारा टूट जाता है, इसलिए कहानी का अंत दुखद लगता है। मुक्त अंत जब कहानी पूरी तरह साफ साफ खत्म नहीं होती बल्कि पाठकों को सोचने के लिए छोड़ जाती है तो उसे मुक्त अंत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कहानी के अंत में लेखक साफ नहीं बताता कि ताई आगे कैसे रहेंगी, उनका जीवन कैसा होगा, तो पाठक खुद सोचता है। अप्रत्याशित अंत का अर्थ क्या है? जब अंत अचानक और अनपेक्षित हो, जिसकी उम्मीद ना हो, तो उसे अप्रत्याशित अंत कहते हैं। उदाहरण के लिए, जगन मास्टर सोचते हैं कि मिट्टू वापस आ जाएगा, लेकिन अचानक मिट्टू उड़ जाता है। यह पाठकों के लिए चौंकाने वाला था। यथार्थवादी अंत जब कहानी का अंत वास्तविक जीवन जैसा लगे, उसे यथार्थवादी अंत कहते हैं। उदाहरण के लिए, आज के समय में बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं, परिवार दूर हो जाते हैं, ताई की स्थिति वास्तविक जीवन जैसी लगती लगती है, इसलिए कहानी का अंत यथार्थवादी भी है। प्रेरणात्मक अंत जब कहानी को कोई अच्छी सीख, प्रेरणा, सकारात्मक सोच देकर समाप्त हो, तो उसे प्रेरणात्मक अंत कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहानी सिखाती है कि बुजुर्गों का सम्मान करना, संवाद बनाए रखो, भावनाओं को समझो। ठीक। सातवां, व्यंग्यात्मक अंत जब कहानी समाज की किसी सच्चाई पर कटाक्ष करे, व्यंग करे, तो उसे व्यंग्यात्मक अंत कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहानी आधुनिक समाज पर व्यंग करती है कि लोग अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, रिश्तों में संवाद खत्म हो रहा है। ठीक। तो समाधहीन कहानी का अंत किस श्रेणी में आता है? समाधहीन का अंत मुख्य रूप से दुखांत और यथार्थवादी अंत की श्रेणी में आता है। ठीक। क्यों दुखांत? इसलिए ताकि ताई का प्रिय साथी एक मिट्टू उड़ जाता है, ताकि ताई भावनात्मक रूप से टूट जाती है। यथार्थवादी इसलिए कि कहानी आधुनिक समाज की सच्चाई दिखाती है, बुजुर्गों का अकेलापन, टूटते परिवार और समाज की कमी। ठीक है। तो क्या इसमें मुक्त अंत भी है? तो जवाब है इसका हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि लेखक अंत में यह नहीं बताता कि ताई का आगे क्या हुआ, उनका जीवन कैसे चला, इसीलिए पाठक खुद सोचता है। अगर मैं इस कहानी का नया अंत लिखता ना, तो कैसे लिखता? मैं ऐसा अंत लिखना चाहूंगा जिसमें मिट्टू कुछ समय बाद वापस लौट आए, ताई खुश हो जाए और गांव के लोग समझ सके कि बुजुर्गों का अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या संदेश मिलता? परिवार का महत्व, प्रेम और समाज की जरूरत और बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बेटा वर्षों बाद अपनी बूढ़ी माँ के पास वापस लौटा है, तो कहानी भावुक लेकिन सकारात्मक अंत पा सकती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समाधहीन कहानी का अंत मुख्य रूप से दुखांत और यथार्थवादी है, क्योंकि मिट्टू के उड़ जाने से ताई का अकेलापन और बढ़ जाता है। कहानी आधुनिक समाज में टूटते पारिवारिक संबंधों और बुजुर्गों की पीड़ा को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें मुक्त अंत के तत्व भी है, क्योंकि आगे की स्थिति पाठकों की कल्पना पर छोड़ दी गई है। ठीक। अब विषयों से संवाद देखिए, आगे हम ये देखेंगे कि अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। कहानी में रेखांकित पात्र का नाम नहीं दिया गया है, इससे कहीं मास्टराइन तो कहीं जगन मास्टर की घरवाली कहा गया है। आपके अनुसार कहानी में ऐसा क्यों किया गया है? दूसरा, गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। पहला प्रश्न ये है कि कुंभ स्नान एक सुप्रसिद्ध आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। पता लगाइए कि इसका आयोजन क्यों किया जाता है, पिछली बार इसका आयोजन कब और कहाँ हुआ था, और अगला आयोजन कब और कहाँ होगा। इसका उत्तर हमें देखना है। चलिए, पहला क्या है कि अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। तो प्रश्न ये है, तो कहानी में रेखांकित पात्र का नाम नहीं दिया गया है, उसे कहीं मास्टराइन तो कहीं जगन मास्टर की घरवाली कहा गया है। तो आपके अनुसार कहानी में ऐसा क्यों किया गया है? उत्तर इसका यह है कि लेखक ने जानबूझकर उस महिला का व्यक्तिगत नाम नहीं बताया है, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि गांव की सामान्य गृहिणियों और स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब एक स्त्री नहीं, सबको रिप्रेजेंट कर रही है वो, गांव में जितने भी हैं सबको। ठीक है। गांव में अक्सर महिलाओं को उनके नाम से कम और उनके पति या रिश्तों के नाम से अधिक पहचाना जाता है, जैसे मास्टराइन, फलाने की घरवाली, अमुक की माँ। ठीक। अमुक मतलब फला फला बोलते हैं ना, कि फला घराने के लोग, उसी को बोला जाता है अमुक माँ, अमुक पिता। ये यहाँ अमुक कोई नाम नहीं है। विस्तार से समझते हैं। ग्रामीण समाज की वास्तविकता दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। गांव में बहुत बार महिलाओं की पहचान उनके पति, परिवार या रिश्तों के आधार पर होती है, जैसे मास्टर की पत्नी मास्टराइन, रामू की माँ, शर्मा जी की बहू। लेखक ने यही वास्तविकता दिखाने के लिए ऐसा किया है। दूसरा, पात्रों का सम्मान स्त्री का प्रतीक बनाना। पात्रों को सम्मान स्त्री का प्रतीक बनाना। अगर लेखक का कोई विशेष अगर लेखक उसका कोई विशेष नाम दे देता, तो वह केवल एक व्यक्ति लगती, लेकिन मास्टराइन, जगन मास्टर की घरवाली कहकर लेखक
उसे हर गांव की साधारण स्त्री का प्रतीक बना दिया। ठीक। तीसरा ये है, कहानी का मुख्य केंद्र ताई और मिट्टू है। कहानी का मुख्य भाव ताई का अकेलापन, मिट्टू का संबंध और समाधीनता है, इसलिए दूसरे पात्रों के नाम पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है। चौथा है स्त्री की सामाजिक स्थिति दिखाना। लेखक क्या कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से यह भी दिखाता है कि समाज में कई बार महिलाओं की अपनी अलग अलग पहचान नहीं बन पाती। उनकी पहचान पति से जुड़ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आज भी गांव में लोग कहते हैं कि प्रधान जी की बहू, डॉक्टर साहब की पत्नी, उनका असली नाम कम लिया जाता है। तो कहानी का गहरा अर्थ क्या है, लेखक समाज की उस सोच को दिखाता है जहाँ स्त्री की पहचान व्यक्तिगत कम और पारिवारिक अधिक मानी जाती है। ठीक। तो कहानी में मास्टराइन या जगन मास्टर की घरवाली कहकर लेखक ने ग्रामीण समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया है, जहाँ महिलाओं की पहचान प्राय उनके पति या परिवार से जुड़ी होती है। इससे वह पात्र किसी एक स्त्री नहीं बल्कि सामान्य ग्रामीण स्त्री की प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है कि गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। तो कुंभ स्नान क्या है? कुंभ स्नान भारत का एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। हिंदू धर्म में इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसका आयोजन क्यों किया जाता है? कुंभ मेले का संबंध जो है समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से माना जाता है। तो कथा के अनुसार क्या है, देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, उसमें अमृत कलश निकाला और अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। समुद्र देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, जिसमें से अमृत कलश निकला और उस अमृत कलश में से 4 बूंदे अमृत की 4 स्थानों पे गिर गई। कौन सा स्थान था वो? पहला प्रयागराज था, दूसरा हरिद्वार था, तीसरा उज्जैन था और चौथा नासिक था। और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। लोग मानते हैं कि कुंभ स्नान से आत्मिक शुद्धि और पुण्य मिलता है। समझ में आया? समुद्र मंथन होता है, आप कहानी सुने होंगे। समुद्र मंथन होता है, उसमें से क्या निकलता है? अमृत का कलश, उसमें से 4 बूंदे गिर जाती हैं और वो 4 बूंदे जो गिरती है वो 4 जगह पे गिर जाती है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। तो पिछली बार कुंभ का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? हाल के बड़े आयोजन क्या थे? 2021 में हरिद्वार में कुंभ लगा था, 2025 में प्रयागराज में कुंभ लगा है। और अगला कुंभ और कहाँ लगने वाला है? अगला कुंभ का आयोजन 2027 में नासिक में होने की संभावना है। ठीक। इन्हीं 4 जगहों पे होगा, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये 4 जगहों पे होता है। ठीक है। तो कुंभ मेले की विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि धर्म क्या है? हिंदू धर्म का आयोजन है। मुख्य कार्य क्या है? पवित्र स्नान है ये। भाग लेने वाले कौन होते हैं? करोड़ों श्रद्धालु होते हैं। प्रमुख स्थान कहाँ है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और देश क्या है? आत्मिक शुद्धि और पुण्य पाना। समझ में आया? तो कहानी से संबंध ये है कि समाजहीन में ताई भी कुंभ स्नान के लिए जाती हैं और यह दिखाता है कि ग्रामीण लोगों की धार्मिक आस्था गहरी है और बुजुर्ग लोग जीवन के अंतिम समय में धर्म और पूजा की ओर अधिक झुकते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न क्या है कि मान लीजिए कि ताई अपने अपने आपके मोहल्ले में रहती है, वे कुंभ स्नान के लिए कैसे गई होंगी? उनकी यात्रा का वर्णन कीजिए। संकेत क्या है कि कहाँ से कहाँ तक की यात्रा, टिकट, यात्रा के साधन, संगी साथी, खान पान और रहना और भी चीजें। ये आपको अपने कल्पना की शक्ति से लिखना है। तो मैंने कल्पना कर लिया है, आप भी कल्पना करिएगा। तो मैं अपनी कल्पना दिखाता हूँ आपको, आपको आसान हो जाएगा। अगर ताई मेरे मोहल्ले में रहती तो वे गांव के अन्य लोगों के साथ कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गई होती और उनकी यात्रा धार्मिक आस्था, उत्साह और भावनाओं से भरी हुई होती। ठीक है। तो यात्रा की शुरुआत कैसे होती? ताई सुबह सुबह तैयार हुई होंगी, उन्हें पूजा की होगी, घर घर को ठीक से बंद किया होगा, मिट्टू की चिंता करते हुए उसे प्यार किया होगा। फिर गांव के लोगों के साथ बस या बैलगाड़ी से नजदीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंची होंगी। टिकट और यात्रा का साधन क्या है? स्टेशन पर बहुत भीड़ रही होगी, लोग कुंभ स्नान के लिए उत्साहित होंगे। गांव के किसी समझदार व्यक्ति ने सबके रेल टिकट लिए होंगे। ताई शायद साधारण श्रेणी यानी जनरल डिब्बे में यात्रा कर रही होगी। रेल यात्रा में भजन कीर्तन, धार्मिक बातें, हंसी मजाक चलता रहा होगा। संगी साथी, ताई अकेले नहीं रही होंगी, उनके साथ गांव की दूसरी बुजुर्ग महिलाएं, कुछ पुरुष पड़ोसी भी रहे होंगे। सभी लोग एक दूसरे का सामान संभालते, मदद करते, रास्ते में बातचीत करते रहे होंगे। ठीक। खान पान में क्या रहा होगा? यात्रा में लोग अपने घर से पूड़ी सब्जी, अचार, गुड़, सत्तू, पानी लेकर चले होंगे। स्टेशन और ट्रेन में चाय, पकौड़ी, समोसा ये सब खाते होंगे। ठीक है। तो प्रयागराज पहुंचने पर क्या होगा? प्रयागराज पहुंचने पर चारों ओर भीड़, साधु संत
झंडे, भजन और दुकानें की कतारें दिखाई देती होंगी। तो ताई ये सब देखकर बहुत आश्चर्य और श्रद्धा महसूस करती होंगी, महसूस फील करती होंगी ऐसा। ठहरने की व्यवस्था क्या है कि गांव के लोग धर्मशाला, टेंट या किसी आश्रम में ठहरे रहे होंगे, और रात में सब लोग मिलकर खाना खाते, भजन गाते और अगले दिन स्नान करने की तैयारी करते होंगे। ठीक है, तो कुंभ स्नान का अनुभव क्या है? सुबह सुबह ताई गंगा यमुना संगम पर स्नान करने गई होंगी, उन्हें भगवान से प्रार्थना की होगी, परिवार की सुख शांति मांगी होगी, अपने जीवन के दुख दूर करने की कामना की होगी, और स्नान के बाद उन्हें मानसिक शांति और संतोष मिला होगा। और यात्रा के दौरान ताई की चिंता क्या रही होगी? हालांकि ताई धार्मिक यात्रा पर गई थी, लेकिन उनका मन बार बार मिट्टू की ओर जाता होगा। वे सोचते होंगे कि मिट्टू ठीक होगा या नहीं। कहानी से जुड़ा हुआ भाव क्या है? ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि ताई की आस्था, अकेलापन और मिट्टू के प्रति प्रेम को भी दिखाती है। तो ये थी मेरी कल्पना शक्ति। आप भी अपना कल्पना करिए। मतलब मैंने तो कर दिया है, इसका हिंट ले लीजिएगा। एग्जाम में जब लिखने को आए तो धड़ल्ले से लिख देना है कल्पना करके। ठीक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ताई गांव के लोगों के साथ रेल या प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए गई होंगी। वे घर से भोजन लेकर गई होंगी और धर्मशाला या टेंट में रुकी होंगी। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक चर्चा होती रही होगी, और प्रयागराज तक पहुंचकर उन्होंने संगम में स्नान किया और भगवान से प्रार्थना की होगी। हालांकि यात्रा के दौरान उन्हें मिट्टू की चिंता भी सताती रही होगी। ग अगला प्रश्न क्या है कि आपके गांव या नगर में कौन सा मेला, उत्सव या पर्व मनाया जाता है? वहां का दृश्य, भीड़, श्रद्धा और वातावरण का वर्णन कीजिए। मेले में कैसी आवाजें, रंग, गंध, खान पान, दृश्य और भाव होंगे। ठीक है, संकेत दिया गया यहाँ पे कि उनका वर्णन 5 ज्ञान इंद्रियों यानी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और स्वाद महसूस करने के आधार पर कीजिए। अपने 5 सेंसेस से जुड़ी हुई चीजें का लिखना है। तो देखिए क्या महसूस किया, मेरे तरफ क्या होता है बता देते हैं। सबके तरफ कुछ ना कुछ होता ही होगा। तो मेरे नगर में हर वर्ष दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दौरान पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी, भक्ति और उत्साह से भर जाता है। लोग दूर दूर से माँ दुर्गा के दर्शन करने आते हैं। दृश्य क्या है देखना, पूरे शहर में रंगीन पंडाल, चमकती लाइटें, फूलों की सजावट, माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं दिखाई देती है। और रात के समय ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर जगमगा रहा हो। सड़कों पर लोगों की भीड़, बच्चों की हंसी, दुकानों की कतारें बहुत सुंदर दृश्य बनाती हैं। ध्वनि, चारों ढोल नगाड़ों की ध्वनि मतलब सुनना, चारों ढोल नगाड़ों नगाड़ों की आवाज, भजन, मंत्रोच्चार, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र होते हैं, घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। तो कहीं जय माता दी के जयकारे लगते हैं, तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। इन आवाजों से वातावरण भक्तिमय और उत्साहित लगता है। गंध मतलब सूंघना, मेले में अगरबत्ती, फूलों, प्रसाद, पकवानों की सुगंध फैली रहती है। गरम जलेबी, समोसे, चाट की खुशबू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। स्पर्श यानी छूना, भीड़ के कारण लोगों का आना जाना, बच्चों का हाथ पकड़ कर चलना, ठंडी रात की हवा, सब कुछ अलग अनुभव कराता है। पंडाल में लगी सजावट और फूलों की नरम पंखुड़ियां मन को अच्छा महसूस कराती हैं। स्वाद यानी चखना, मेले में लोग चाट, गोलगप्पे, जलेबी, लड्डू, खीर जैसे स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। प्रसाद का स्वाद बहुत पवित्र और मीठा लगता है। ठीक। श्रद्धा और भाव, श्रद्धा और भाव, लोग हाथ जोड़कर पूजा करते हैं, परिवार की सुख शांति मांगते हैं, भक्ति भाव से माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं, और हर चेहरे पर खुशी, आस्था, उत्साह दिखाई देता है। वातावरण कैसा है? पूरा वातावरण धार्मिक, आनंदमय, रंगीन और उत्साह से भर जाता है। ठीक। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक परिवार बन गया हो। उदाहरण के लिए, जैसे दिवाली पर पूरा घर रोशनी से भर जाता है, वैसे ही उत्सव में पूरा नगर सज जाता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? कुल मिलाकर बात यह है कि मेरे नगर में दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चारों ओर रंग बिरंगे पंडाल, रोशनी, भीड़ दिखाई देती है। ढोल नगाड़ों और भजनों की आवाज वातावरण को भक्तिमय बना देती है। फूलों की अगरबत्ती और पकवानों की सुगंध चारों ओर फैली रहती है। लोग प्रसाद और विभिन्न विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेते हैं, और पूरा वातावरण श्रद्धा, उत्साह और आनंद से भर जाता है। ठीक है। सृजन यानी पहला, बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहर होकर रह गए हैं, और अपना घर छोड़कर नए स्थान पर बस जाना आसान नहीं होता। ताई के बहू बेटों ने गांव क्यों छोड़ा होगा? गांव छोड़ते समय क्या क्या सोचा होगा? अपना घर छोड़ने के लिए स्वयं को कैसे तैयार किया होगा? अब जिन्होंने घर छोड़ दिया है, उनके मनोभाव को बताने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कल्पना शक्ति, ये आपकी कल्पना शक्ति तय करेगी कि आप क्या लिखने वाले हैं। तो देखिए मैंने कल्पना कर दिया है, वही लिख दीजिएगा। ठीक है।
तो ताई के बहू बेटों ने बेहतर जीवन, नौकरी, शिक्षा और सुविधाओं की तलाश में गांव छोड़ा होगा। गांव छोड़ते समय उनके मन में उत्साह भी रहा होगा और दुख भी। नए जीवन की उम्मीद के साथ उन्होंने अपने मन को समझाकर शहर में बसने का निर्णय लिया होगा। तो विस्तार से समझते हैं। पहला, ताई के बहू बेटों ने गांव क्यों छोड़ा होगा। तो गांव में क्या होता है, अक्सर नौकरी के अवसर कम होते हैं, अच्छी शिक्षा और अस्पताल नहीं होते, खेती से कम आय होती है, इसलिए लोग रोजगार, अच्छी कमाई और बच्चों के भविष्य के लिए शहरों की ओर जाते हैं। कहानी से संबंध क्या है, कहानी में भी खेती बाड़ी कमजोर पड़ गई थी, कारोबार खत्म होने लगा था। इसी कारण बहू बेटों ने सोचा होगा कि शहर में रहने से जीवन बेहतर होगा। दूसरा, गांव छोड़ते समय उन्होंने क्या सोचा होगा। गांव छोड़ते समय उनके मन में कई भाव आए होंगे। पहला भाव क्या है कि नए जीवन का उत्साह। उन्होंने सोचा होगा कि शहर में नौकरी मिलेगी, पैसे कमाएंगे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई होगी। दूसरा क्या सोचा होगा कि घर और परिवार से बिछड़ने का दुख होगा। उन्हें यह भी लगा होगा कि गांव छूट जाएगा, पुराना घर पीछे रह जाएगा और माँ अकेली पड़ जाएंगी, ताई अकेली पड़ जाएंगी। भविष्य की चिंता। और उन्होंने सोचा होगा कि नए शहर में कैसे रहेंगे, नए लोगों के बीच कैसे समायोजन होगा, खर्च कैसा चलेगा, ये सब। तीसरा, गांव छोड़ते समय कैसा महसूस हुआ होगा। जब कोई अपना घर छोड़ता है तो पुरानी यादें, दोस्त, खेत, त्योहार, पड़ोस सब याद आते हैं। ठीक है। तो ताई के बेटे भी शायद अपने बचपन को याद कर रहे होंगे, गांव की मिट्टी और अपनापन महसूस कर रहे होंगे। ठीक है। चौथी बात, उन्होंने खुद को कैसे तैयार किया होगा। उन्होंने शायद मन को समझाया होगा, परिवार के अच्छे भविष्य के बारे में सोचा होगा, कठिनाइयों का सामना करने का साहस जुटाया होगा और ये सोचकर आगे बढ़े होंगे कि आज कठिनाई है लेकिन भविष्य बेहतर होगा। ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई छात्र पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर बड़े शहर जाता है, उसे घर की याद आती है, लेकिन वो अपने सपनों के लिए खुद को मजबूत बनाता है। ठीक वैसे ही ताई के बेटे भी गांव छोड़कर गए होंगे। और कहानी का गहरा अर्थ ये है कि लेखक यहाँ आधुनिक समाज की सच्चाई दिखाते हैं। माइग्रेशन, पलायन, लोग रोजगार, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के लिए गांव छोड़ रहे हैं। टूटते संयुक्त परिवार, जब बच्चे दूर चले जाते हैं तो बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं। तीसरा, विकास की कीमत, शहर में सुविधाएं मिलती हैं लेकिन रिश्ते की दूरी, भावनात्मक अकेलापन भी बढ़ जाता है। मेरा व्यक्तिगत विचार, मुझे लगता है, अब मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि मुझे लगता है कि गांव छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसा करने पर मजबूर कर देती है, मजबूर हो जाते हैं हम। हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, लेकिन अपने माता पिता और रिश्तों से भी जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि ताई के बहू बेटों ने रोजगार, बेहतर जीवन और सुविधाओं की तलाश में गांव छोड़ा होगा। और गांव छोड़ते समय उनके मन में नए जीवन का उत्साह और परिवार से दूर होने का दुख दोनों रहे होंगे। और उन्होंने अपने भविष्य और बच्चों की भलाई के बारे में सोचकर स्वयं नए स्थान पर बसने के लिए तैयार किया होगा उन्हें। ठीक। दूसरा दूसरा प्रश्न देखिए, वहां बैठे एवजी मिट्टू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। ताई सोच रही थी कि मिट्टू राम राम सीताराम कहेगा, लेकिन एवजी मिट्टू चुप था। कल्पना की कि एक दिन असली मिट्टू वापस आ गया। मिट्टू ने नए तोते को देखकर क्या कहा होगा। तो कल्पना कीजिए कि एक दिन असली मिट्टू वापस आ गया, तो मिट्टू ने नए तोते को देखकर क्या कहा होगा। आगे की कहानी लिखिए। संकेत क्या है, प्रारंभ कीजिए, एक दिन आकाश में वही हरे पंख चमके। ये संकेत किया हुआ, मतलब ये कि एक नया मिट्टू जो ला दिया गया था, मान लीजिए पुराना मिट्टू वापस आ जाता और वो नए मिट्टू को देखता, तो उसके मन में क्या भाव आता, तो वो आपको सोचना है। संकेत किया गया, मैं उसी संकेत से आगे बढ़ रहा हूँ, बता देता हूँ क्या हुआ होगा। कल्पना कर रहा हूँ, आप भी अपना कल्पना से अपने जो भी लिखेंगे वो सही होगा। तो एक दिन आकाश में वही हरे पंख चमके, चलिए बढ़ाते हैं इसको गाने। तो एक दिन शाम के समय ताई अपने आंगन में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें बार बार उस पिंजरे की ओर चली जाती थी जिसमें नया तोता उदास बैठा बैठा रहता था। ठीक। ताई के मन में अब भी पुराने मिट्टू की यादें बसी हुई थी। अचानक आकाश में हरे रंग के पंख चमके। एक तोता तेजी से उड़ता हुआ घर के आंगन के ऊपर मंडराने लगा। ताई ने ऊपर देखा और धड़कन तेज हो गई। वे कांपती आवाज में बोली, मिट्टू। तोता तुरंत नीम के पेड़ के डाल पर बैठ गया और जोर से बोला, राम राम सीताराम। यह आवाज सुनते ही ताई की आंखों में आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि उनका असली मिट्टू लौट आया है। तो नया तोता क्या कर रहा था, पिंजरे में बैठा नया तोता चुपचाप हरे मेहमान को देख रहा था। असली मिट्टू बार बार पिंजरे के पास आकर बोलता, हरे गंगे सीताराम बोलो। नया तोता डरते डरते उसकी ओर देखने लगा। ताई की खुशी। ताई जल्दी से आंगन में आई और उन्हें कांपते हाथों से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। वे बोली, जा बेटा, अब किसी को कैद में नहीं रखूंगी। तो नया तोता धीरे धीरे बाहर निकला और असली मिट्टू के पास जाकर बैठ गया। दोनों तोते डाल से डाल उड़ने लगे, चहचहाने लगे जैसे पुराने मित्र मिल गए। ठीक है। जगन मास्टर भी आ गए। शोर सुनकर जगन मास्टर और मास्टराइन भी वहां आ गए।
जगन मास्टर मिट्टू को देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखें भर आई और वे धीरे से बोले, लगता है प्रेम रास्ता कभी नहीं भूलता। प्रेम रास्ता कभी नहीं भूलता। तो कहानी का भावनात्मक मोड़ क्या है कि ताई मिट्टू को देखती रही। उन्हें लगा जैसे उनका सूना घर फिर से जी उठा हो, टूटे हुए मन से फिर रोशनी आ गई हो। लेकिन इस बार ताई ने मिट्टू को पिंजरे में बंद नहीं किया। अब मिट्टू जो है, कभी पेड़ पर बैठता, कभी आंगन में उतर आता और फिर खुली हवा में उड़ जाता। तो कहानी का संदेश क्या है कि ताई समझ चुकी थी कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता देता है। अब उनका और बिट्टू का रिश्ता अपनापन, विश्वास और स्वतंत्रता पर आधारित था। तो अब उनका और मिट्टू का रिश्ता किस पे टिक गया? इस पे, अपनापन, विश्वास और स्वतंत्रता पर। अंतिम दृश्य यह है कि शाम की लालिमा में ताई आंगन में बैठी थी, दोनों तोते पेड़ की डाल पर चहचहा रहे थे और सूना घर फिर से जीवन से भर गया था। तभी मिट्टू ने जोर से कहा, राम राम सीताराम, और ताई मुस्कुराकर बोली, खुश रहो बेटा। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए। तो ये कहानी मैंने अपने से क्रिएट की है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आप लिख सकते हैं, ऐसा कहानी का अंत दे सकते हैं। कहानी का अंत तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे दे सकते हैं, आप बना सकते हैं। अपनी अपनी कल्पना शक्ति की ताकत को पहचानिए और कल्पना कीजिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे का सहारा देने के लिए रह गए थे। आज घर जाकर क्या, ये लाइन है, आज घर जाकर अपने किसी बड़े बुजुर्ग से बात कीजिए, ये आपके लिए है। उनसे पूछिए, आप जब मेरी आयु के थे, मतलब जब आप बच्चे थे, तब समय कैसे बिताया करते थे, क्या क्या बातें या काम करते थे, आदि ये सारी बातें। तो उनसे कहे हुए अनुभव अपने बुक कॉपी में लिखिए। जो आपके माता बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि क्या कैसे बिताते थे अपने समय। तो मैंने जो पूछा है मैं लिख देता हूँ और बता देता हूँ, आप भी पूछिएगा। तो मेरे दादाजी के अनुभव क्या थे? आज मैंने अपने दादाजी से उनके बचपन और पुराने समय की बात करी। मैंने उनसे पूछा कि दादाजी, जब आप मेरी उम्र के थे तब समय कैसे बिताते थे, आप लोग क्या क्या काम और बातें करते थे। दादाजी मुस्कुराए और धीरे धीरे अपने पुराने दिनों की बातें बताने लगे। उन्होंने कहा कि उनके समय में आज की तरह मोबाइल, टीवी, इंटरनेट नहीं हुआ करता था। लोग अपना अधिकतर समय परिवार, दोस्तों और गांव के लोगों के साथ बिताते थे। गांव का जीवन कैसा था? दादाजी ने बताया कि उस समय गांव का जीवन बहुत सरल और खुशहाल होता था। सुबह जो लोग जल्दी उठते थे, खेतों में काम करने जाते थे, गाय भैंसों की देखभाल करते थे, और शाम को गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होते थे और बातें करते, गीत गाते और कहानियां सुनते थे। और खेल और मनोरंजन कैसा होता था? उन्होंने बताया कि उनके समय में बच्चे कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, कंचे और ये खेल खेलते थे, और सभी बच्चे मिलजुल कर खेलते थे और आपस में बहुत प्रेम रहता था। त्योहारों की खुशी, दादाजी ने ये बताया कि त्योहार जो है पूरे गांव के साथ मिलकर मनाए जाते थे। दिवाली, होली, दशहरे में और पूरा गांव सज जाता था। लोग एक दूसरे के घर जाते थे, मिठाइयाँ बांटते थे। उस समय लोगों में अपनापन, मेल जोल और समाज बहुत अधिक था। तो कठिनाइयां भी थी। दादाजी ने यह भी बताया कि उस समय बिजली और सड़कें कम थी, पढ़ाई की सुविधाएं भी कम थी, लेकिन लोग मेहनती, संतुष्ट और खुश रहते थे। और आज और पहले में अंतर क्या है? दादाजी ने यह कहा कि आज सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय कम है। उन्होंने बताया कि पहले लोग साथ बैठकर बातें करते थे, सुख दुख बांटते थे, लेकिन आज लोग मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो मुझे क्या सीख मिली है कि दादाजी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि परिवार और रिश्तों का महत्व बहुत बड़ा होता है। सच्ची खुशी केवल पैसों में नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और साथ रहने में होती है। ठीक है। तो कहानी समाधीन से क्या संबंध है? कि दादाजी की बातें सुनकर मुझे समाधीन की ताई याद आ गई। जैसे पहले ताई का घर भी लोगों से भरा था, लेकिन बाद में वो अकेली रहेगी। इससे समझ आता है कि जब परिवार और समाज कम हो जाते हैं तो इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैंने अपने दादाजी से उनके पुराने समय के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उनके समय में लोग परिवार और गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, बच्चे पारंपरिक खेल खेलते थे और त्योहार पूरे गांव के साथ मनाए जाते थे। लोगों में अपनापन और संवाद अधिक था। दादाजी की बातों से मुझे परिवार और रिश्तों का महत्व समझ में आ गया। ठीक है। चौथा प्रश्न, मिट्टू ने तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए। यानी मान लीजिए कि जगन मास्टर ने मिट्टू की खोज के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया होता। एडवर्टीजमेंट प्रचार में दे दिए होते कि गुमशुदा हो गया है। तो अपनी कल्पना से यह विज्ञापन बनाना है, आपको विज्ञापन लिखना होगा कि कोई खो गया है, उसके बारे में बताइए। संकेत ये दिया गया कि आप समाचार पत्रों में प्रकाशित खोया पाया या तलाश संबंधी विज्ञापन दे सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने बना दिया है कैसा विज्ञापन होगा। खोया हुआ
तोता तलाश है। ये टाइटल दे दिया हमने, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं कोई खो गया है, उसका टाइटल ये है, खोया हुआ तोता तलाश है। ठीक है, गांव के निवासी जगन मास्टर का पालतू तोता मिट्टू घर से उड़ गया है। जिस किसी को यह तोता दिखाई दे कृपया तुरंत सूचना दे। पहचान है, रंग हरा है, चोंच लाल है, आकार मध्यम है, बोलता है राम राम सीताराम हरे गंगे, लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है। ये उसकी पहचान है। कहाँ खोया है? मिट्टू गांव के बीच स्थित बड़े घर के पास से उड़ गया था। संभावना है कि वो आसपास के पेड़ों, खेतों या बागों में दिखाई दे। विशेष सूचना, यह तोता केवल पालतू पक्षी नहीं है बल्कि एक बुजुर्ग महिला ताई का भावनात्मक सहारा है। इसके खो जाने से वे बहुत दुखी हैं, संपर्क करें। जगन मास्टर गांव का नाम और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इनाम भी रखा गया है कि मिट्टू को सुरक्षित लौटाने वाले व्यक्ति को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। निवेदन क्या है? यदि आपको यह तोता दिखाई दे तो उसे डराए नहीं, प्यार से राम राम सीता राम कहकर बुलाइए और तुरंत सूचना दें। ठीक है, तो ये ऐसे विज्ञापन देना है आपको, कोई खो गया हो तो। अब भाषा से संवाद, अब व्याकरण देख लीजिए। अब हम व्याकरण की बात करेंगे, व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मिट्टू शब्द का अर्थ होता है मधुरभाषी, मीठा बोलने वाला, यानी तोता। यह शब्द इतना अधिक प्रचलित है कि इसका प्रयोग एक मुहावरे में भी किया जाता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जिसका अर्थ है अपनी प्रशंसा अपने आप करना या अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना। आप कुछ ऐसे मुहावरों की सूची बनाइए जिनमें से किसी अन्य जीव जंतु का उल्लेख किया गया हो और नीचे इसे लिखना है। ठीक है, अकेले मिट्टू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। तो मिट्टू या तोते से जुड़ा हुआ हमें मुहावरे बनाने हैं, चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो मिट्टू और जीव जंतुओं से वाले मुहावरे। समाधीन में बताया गया कि मिट्टू शब्द का अर्थ होता है मधुर बोलने वाला, मीठा बोलने वाला या तोता। इसलिए इसी से एक मुहावरा बना है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने का अर्थ क्या है? कि अपनी ही तारीफ खुद करना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बार बार कहे मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो लोग कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्टू मत बनो। ठीक है, अब जीव जंतुओं से जुड़े कुछ प्रसिद्ध मुहावरे हम खुद बनाएंगे। तो अब हम ऐसे मुहावरों की सूची देखते हैं जिनमें पशु पक्षी या जीव जंतुओं का उल्लेख हो। तो पहला तो यही है कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक, राहुल अपनी तारीफ करता है हमेशा, सॉरी, वो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनता है। दूसरा, 9 2 11 होना, यानी भाग जाना, पुलिस को देखकर 9 2 11 हो जाना। गीदड़ भभकी, यानी झूठी धमकी देना। गीदड़ भभकी यानी दूसरी झूठी धमकी देना। उसकी बातें केवल गीदड़ भभकी है, मतलब आपका दोस्त जो है कोई XYZ है, वो आपको धमकी दे रहा है तो उससे बोल सकते हैं कि गीदड़ भभकी है ये। सांप सूंघ जाना, अचानक चुप हो जाना। जैसे शिक्षक प्रश्न पूछ ले बच्चों से तो बच्चों को सांप सूंघ जाता है। पांचवा, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना। इसका मतलब है कि अचानक बिना मेहनत के लाभ मिलना। उसे अचानक नौकरी मिल गई, जैसे बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया। छठा, ऊँट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम होना, यानी इतने बड़े परिवार के लिए यह पैसा ऊँट के मुंह में जी रहा है। सातवां, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी कथनी और करनी में अंतर होना। कि कुछ नेता हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जैसे होते हैं। भेड़ चाल, यानी बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करना। आजकल लोग फैशन में भेड़ चाल में चलने लगते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कहीं का ना रहना। तो दो काम एक साथ करने के चक्कर में वो धोबी का कुत्ता बन गया है। ठीक है। 10वां, मगरमच्छ के आंसू बहाना, यानी झूठा दुख दिखाना। गलत दुखी की, एक सेकंड, गले में दिक्कत है। मगरमच्छी आंसू बहाना मतलब गलती खुद की थी और मगरमच्छी आंसू बहा रहा है, मतलब खुद गलती करके आंसू बहा रहा है, दिखा रहा है कि हम सही हैं, तो मगरमच्छ का आंसू बहाना कहते हैं इसको। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी अयोग्य व्यक्ति अच्छी चीज का मूल्य नहीं समझ सकता। उदाहरण के लिए उसे संगीत की समझ नहीं है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे में ये कहावत बोल सकते हैं। ठीक है। 12वां है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप यानी विश्वासघाती व्यक्ति। उदाहरण के लिए जिसे उसने दोस्त समझा तो वही आस्तीन का सांप निकला। तोते उड़ जाना, बहुत डर जाना या घबरा जाना। पक्षी का परीक्षा का कठिन पेपर देखकर छात्रों के तोते उड़ गए। 14वां, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाना, उसे इतनी महंगी गाड़ी मिल गई जैसे छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। 15वां है कौवा चला हंस की चाल,
तो दूसरों की नकल में अपनी पहचान खो देना। वो अंग्रेजी बोलने की नकल में कौवा हंस की चाल चल बना। वो अंग्रेजी बोलने की नकल में कौवा चला हंस की चाल बन गया। ठीक है, मतलब अपनी दूसरों की नकल करने में अपनी पहचान, मूल पहचान जो आपकी है वही खो देना। तो एक नजर में सारी बातें लिखी गई है जो मैंने अभी बताया। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, सांप सूंघ जाना, गीदड़ बप्पी भेड़ चाल, मगरमच्छ के आंसू, तोते उड़ जाना, ये सारी चीजें। ठीक, तो कहानी से संबंध ये है कि संवादहीन में मिट्ठू केवल तोते का नाम नहीं है, बल्कि अपनापन, मधुर संवाद और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी बन जाता है। चलिए अब ध्वन्यात्मक शब्दों को देखते हैं। ध्वन्यात्मकता क्या होती है वो सब समझेंगे। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों के फड़फड़ाहट पर गया। पक्षी के उड़ने पर पंखों के हिलने डुलने से उत्पन्न ध्वनि फड़फड़ाहट कहलाती है। ध्वनियों का आभास कराने वाले कुछ और शब्द लिखिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। चलिए तो देखते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों से मतलब क्या है? फड़फड़ाहट। फड़फड़ाहट क्या है? संवादहीन में जगन मास्टर द्वारा अचानक गीता रस हटकर मिट्टू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया। यह फड़फड़ाहट ऐसा शब्द है जिससे पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज का अनुभव होता है। ऐसे शब्दों को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं, यानी जिससे ध्वनि निकलने का आभास होता है। तो ध्वन्यात्मक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी आवाज, ध्वनि या प्राकृतिक ध्वनि का एहसास कराएं, उन्हें ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। तो घंटी बजना, ये क्या है? टन टन की आवाज आती है इससे। तो घंटी बजना जैसे ध्वन्यात्मक शब्दों का टन टन, बारिश का गिरना टिप टिप, कुत्ते का भौंकना भौ भौ, घड़ी का चलना टिक टिक, ये क्या है? ये सब ध्वन्यात्मक शब्द है। जब ऐसे शब्द सुने तो समझ लीजिए ध्वन्यात्मक शब्द है, जिससे ध्वनि के निकलने का आभास होता है। कुछ और ध्वन्यात्मक शब्द और उनके वाक्य देखिए। छन छन यानी पायल या धातु की मीठी आवाज, यानी दादी की पायल छन छन करती हुई आंगन में गूंज रही है, ये वाक्य बना सकते हैं। टन टन, घंटी की आवाज, यानी मंदिर की घंटी टन टन बज उठी। टिप टिप, बारिश की बूंदों की आवाज, रात भर छत पर बारिश की टिप टिप सुनाई दे रही थी। भौ भौ, कुत्ते के भौंकने की आवाज। ठीक है, अजनबी को देखकर कुत्ता भौं भौं करने लगा। म्याऊं म्याऊं, बिल्ली की आवाज, भूखी बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। खटखट, दरवाजा खटखटाने की आवाज, रात में किसी ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटा दिया। टिक टिक, घड़ी की आवाज, कमरे की घड़ी टिक टिक साफ साफ सुनाई दे रही थी। छम छम, घुंघरू और पायल की आवाज, नर्तकी के पैरों से छम छम की मधुर ध्वनि आ रही थी। काव काव, कौवे की आवाज, सुबह सुबह पेड़ पर बैठा कौवा काव काव कर रहा था। चू चू, चिड़ियों की आवाज, सुबह बगीचे में चिड़िया जो है चू चू कर रही थी। तो ध्वन्यात्मक शब्दों की विशेषता क्या है? इन शब्दों से भाषा जीवंत बनती है, दृश्य वास्तविक लगता है, पाठक आवाज को महसूस कर पाता है, पढ़ने वाला। तो कहानी में इसका प्रभाव यह है कि फड़फड़ाहट शब्द से हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि मिट्टू सचमुच पंख फड़फड़ा रहा हो और वह दृश्य आंखों में सामने घट रहा हो। ठीक, तो वो सारी चीजें हमने बता दी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ध्वन्यात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी ध्वनि का आभास कराते हैं, जैसे टप टन टन, टिप टिप, टिक टिक, भौ भौ आदि। तो कहानी में फड़फड़ाहट शब्द पक्षी के पक्षी की आंखों की, पक्षी पंखों की आवाज को व्यक्त करता है और दृश्य को जीवंत बना देता है। ठीक है, अब देखिए शब्द युग। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती, व्रत उपवास के बहाने चूल्हा चौका टाल जाती। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये शब्द युग में वे शब्द जो जोड़े हुए लिखे जाते हैं उन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। शब्द युग्म मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पुनरुक्त शब्द युग्म जैसे बार बार, सजातीय शब्द युग्म जैसे उठना बैठना, समानार्थक शब्द युग्म जैसे दिन प्रतिदिन, और विपरीतार्थक शब्द युग्म जैसे दिन रात। तो पाठ में से चुनकर कुछ शब्द युग्म नीचे दिए गए उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करना है। वक्त बेवक्त, नियम सिद्धांत, शादी ब्याह, तीज त्योहार। तो शब्द युग में क्या होते हैं? संवादहीन में दिए गए वाक्य में कुछ शब्द जोड़ों में आए हैं, जैसे व्रत उपवास, चूल्हा चौका, चौका चूल्हा। ऐसे शब्द जो जोड़ी में प्रयोग किए जाते हैं और मिलकर अर्थ को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, उन्हें शब्द युग में कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जोड़ी में प्रयोग किए जाते हैं और मिलकर अर्थ को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। तो पुनरुक्त शब्द युग्म, पहला शब्द युग्म के बहुत सारे टाइप्स है। पुनरुक्त शब्द युग्म में मतलब एक ही शब्द 2 बार दोहराया जाए, यानी उदाहरण के लिए बार बार, धीरे धीरे, चलते चलते। तो वाक्य क्या है? मुझे बार बार बुला रहा था। सजातीय शब्द युग्म, जब एक जैसे अर्थ या एक ही प्रकार के 2 शब्द आए, उठना बैठना, खाना पीना, रहना, सपना, ये सजातीय शब्द युग्म। यानी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। यानी जब
एक जैसा अर्थ या एक ही प्रकार के दो शब्द आ जाए, साथ आ जाए। तीसरा समानार्थक शब्द युग, यानी जब लगभग एक जैसे अर्थ वाले दो शब्द साथ आए, यानी दिन प्रतिदिन, दुख, पीड़ा, नियम, कायदा। वाक्य क्या है, उसकी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तीसरा है विपरीतार्थक शब्द युग, यानी जब विपरीत अर्थ वाले शब्द दो शब्द साथ आ जाए, यानी दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा। तो माँ बाप बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अब दिए गए शब्द युग्मों को विस्तार से समझिए। वक्त बेवक्त, ये असमय, समय असमय यानी कभी भी, यानी जब कोई काम सही समय और गलत समय दोनों में हो, यानी जब कोई काम सही सही समय और गलत समय दोनों में हो। तो वक्त बेवक्त मुझे फोन करना। नियम सिद्धांत, जीवन के नियम और आदर्श। आसान भाषा में ये है कि वे बातें जिनके अनुसार व्यक्ति जीवन जीता है। वाक्य हो जाएगा इसमें कि हमें नियम सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। शादी ब्याह, विवाह और उससे जुड़ा कार्यक्रम। आसान भाषा में शादी का पूरा समारोह। वाक्य इसमें ये होगा कि गांव में शादी ब्याह का माहौल बहुत खुशियों से भरा होता है। तीज त्योहार, पर्व और उत्सव। आसान भाषा में खुशी और परंपरा से जुड़े विशेष दिन। वाक्य क्या है, भारत में तीज त्योहार बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। तो कहानी में शब्द युग्मों का प्रभाव क्या है, कि समाधहीन में शब्द युग्मों के प्रयोग से भाषा सरल बनती है, भाव अधिक प्रभावशाली बनते हैं और ग्रामीण वातावरण जीवंत लगता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे दिन रात मेहनत करना या केवल मेहनत करना से ज्यादा प्रभावशाली लग रहा है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो शब्द जोड़ी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें शब्दयुग में कहते हैं, जैसे वक्त बेवक्त, नियम सिद्धांत, शादी ब्याह और तीज त्योहार। इनसे भाषा क्या है, अधिक और सरल बनती है। और आपको सारी बातें पता भी चल गई। अब थोड़ा खोजबीन करते हैं। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते हैं रहे। और मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहे। उपर्युक्त अनुच्छेदों में से खोजिए कि ऐसा शब्द जो तंग का विपरीतार्थक हो, विपरीतार्थक हो, ऐसे वाक्यांश जो एक मुहावरा है, ऐसा शब्द जो एक क्रिया है, ऐसा शब्द जो एक संज्ञा है, ऐसा शब्द जो एक सर्वनाम है, ऐसा शब्द जो विशेषण है, और ऐसा शब्द एक कारक है, और ऐसा शब्द जो एक कर्ता है। ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। ऐसा शब्द जो तंग का विलोम हो। तंग का विलोम होगा उत्तर ढीली। तंग मतलब कसा हुआ, उसका उल्टा हो जाएगा ढीला। नहीं, तंग का विपरीत अर्थ क्या होगा, ढीला। तंग कपड़ा, ढीला कपड़ा, उदाहरण के लिए। ऐसा वाक्यांश जो एक मुहावरा हो। पसीना पसीना होना, इसका अर्थ यह है कि बहुत अधिक थक जाना और परेशान हो जाना। तो धूप में दौड़ने के बाद वो पसीना पसीना हो गया, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ऐसा शब्द जो एक क्रिया हो। पुकारते हैं, क्यों, क्योंकि क्रिया वह शब्द है जो काम होने या करने का बोध कराए। ठीक है। तो यहाँ पे पुकारते हैं का क्या मतलब है, पुकारने का मतलब क्या है, पुकारना काम बता रहा है। अन्य क्रियाएं भी है, संभालते, तौलने, होते, ये सब। ऐसा शब्द जो संज्ञा हो। पेड़, पेड़ संज्ञा है, क्यों, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव के नाम को कहते हैं। तो पेड़ एक वस्तु है, जीव का नाम। अन्य संज्ञा कौन है, गाय, बाघ, मिट्टू, डाल, पंख, ये सब संज्ञाएं हैं। ऐसा शब्द जो एक सर्वनाम हो। वह, क्यों, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आया वह सर्वनाम होता है। तो वह किसी व्यक्ति के स्थान पर आया है, तो जगन मास्टर के स्थान पर आया है। अन्य सर्वनाम अपने, ये हो जाएगा। अब क्या है, ऐसा शब्द जो एक विशेषण हो। ढीली, तो विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, यानी ढीली क्या है, धोती की विशेषता बता रहा है, तो ढीली धोती। ऐसा शब्द जो एक कारक हो। ठीक है। ते यहाँ पे कारक हो जाएगा। तो कारक वे शब्द होते हैं जो वाक्य में संबंध बताते हैं। ठीक, कारक का मतलब क्या होता है, संबंध स्थापित करना। तो हाथों से, पेड़ों से, इसमें क्या है, से संबंध दिखा रहा है। अन्य कारक क्या है, में, पर, ये सब कारक है। तो ऐसा शब्द जो एक कर्ता हो। अब कर्ता भी देख लीजिए। कर्ता यहाँ पे वो है, क्यों, क्योंकि जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ वह पुकारते हुए, यानी काम करने वाला वह, यानी जगन मास्टर है, ये कर्ता हो जाएगा। ठीक। तो तंग का विलोम क्या है, ढीली, मुहावरा पसीना पसीना होना, क्रिया पुकारते हैं। ये पूरा तालिका दी दी गई है, और क्यों क्या क्या है इसमें वो भी बताया गया है। ठीक। तो याद रखने का ट्रिक क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, कर्ता। संज्ञा क्या है, नाम बताएगा। सर्वनाम क्या करेगा, नाम की जगह आ जाएगा। क्रिया करेगा, काम बताएगा। विशेषण क्या है, गुण बताएगा संज्ञा की। कारक क्या है, संबंध बताएगा। कर्ता क्या है, जो काम करेगा। तो कहानी से संबंध देखिए। संवादहीन में ऐसे शब्दों का प्रयोग भाषा को जीवंत, सरल और भावपूर्ण बनाता है। समझ में आया?
अब अर्थ के आधार पर वाक्य, आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कई भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, तो विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। एक एक के बारे में अर्थ देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, फिर हम अपना अपना उदाहरण बनाएंगे। ठीक है, तो विधानवाचक का मतलब यह है कि किसी घटना या स्थिति के बारे में कथन करने वाला वाक्य, किसी घटना या स्थिति के बारे में कथन करने वाला है। जैसे जगन मास्टर ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। ठीक। निषेधवाचक, किसी कार्य के न होने या मना करने का भाव व्यक्त करने वाला वाक्य, जैसे मिट्टू ने कोई हरकत नहीं की। प्रश्नवाचक, किसी बात को पूछने या जानने के लिए प्रयुक्त वाक्य, मिट्टू अब कैसे कटेगी। विस्मयादि बोधक वाक्य, आश्चर्य, प्रसन्नता या दुख प्रकट करने वाला वाक्य, मिट्टू ने फिर तिरछी आंखें से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और वे गए। विस्मयादि बोधक है। ठीक, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना ऐसे, वो विस्मयादि बोधक को डिनोट कर देगा। आज्ञावाचक, किसी को कुछ करने का आदेश या आग्रह व्यक्त करने वाला वाक्य, यानी राम राम कहो, सीताराम कहो। इच्छावाचक वाक्य, किसी आकांक्षा, आशा या इच्छा को प्रकट करने वाला वाक्य, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। ठीक है। संदेहवाचक वाक्य, किसी बात को लेकर शंका या अनिश्चितता प्रकट करने वाला वाक्य, यानी ताई के सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा हो, ये संदेहवाचक है। संकेतवाचक, इसमें एक बात या कार्य का होना या न होने की किसी दूसरी बात या कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। यानी जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अब हमें क्या करना है, अब आप भी अपनी पुस्तक में प्रत्येक प्रकार का एक एक वाक्य चुनकर लिखिए। मतलब ये तो दिया गया है ना, ये उदाहरण दिया कि हमें इसके अलावा एक और उदाहरण बनाना है इन्हीं सबका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वाक्य केवल शब्दों का समूह नहीं होते, बल्कि वे अलग अलग भाव भी व्यक्त करते हैं। कभी वाक्य जानकारी देता है, कभी प्रश्न पूछता है, कभी आदेश देता है, कभी आश्चर्य प्रकट करता है। इसी आधार पर वाक्यों के कई प्रकार होते हैं। अब हम समाधहीन के उदाहरणों के साथ देखेंगे। तो विधानवाचक वाक्य क्या है, जब वाक्य किसी घटना, स्थिति या तथ्य की सामान्य जानकारी दे, उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे जगन मास्टर ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। आसान भाषा में समझिए, यह वाक्य केवल एक घटना बता रहा है। ठीक है, इसमें न प्रश्न है, न आदेश है, न आश्चर्य है, सिर्फ जानकारी दे रहा है। दूसरा उदाहरण ये है कि सूरज पूर्व पूर्व दिशा से निकलता है। ये हमारा वाला उदाहरण है, हमने अपने से बना लिया। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, इसमें जानकारी है। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में मना करना, न होना या इनकार करने का भाव हो, तो निषेधवाचक वाक्य। तो मिट्टू ने कोई हरकत नहीं की, उदाहरण है। तो यहाँ नहीं शब्द किसी कार्य के न होने को बता रहा है। अब दूसरा उदाहरण हम जो बनाएंगे, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो नहीं वर्ड आ गया। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। कहानी का उदाहरण देखिए, मिट्टू अब कैसे कटेगी, मिट्टू अब कैसे कटेगी। ठीक है, तो आसान भाषा में यहाँ समझिए कि ताई यहाँ चिंता के साथ प्रश्न पूछ रही है। तो ऐसे वाक्यों के अंत में अक्सर क्या आता है, ये प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक, तो दूसरा उदाहरण देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, लास्ट में प्रश्नवाचक है और प्रश्न पूछ रहा है, ये हमने बना दिया, ये हमारा बनाया हुआ है। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख या भावुकता प्रकट हो, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। कहानी का उदाहरण क्या है, वो गए। तो आसान भाषा में यहाँ मिट्टू के उड़ जाने पर दुख, आश्चर्य, घबराहट दिखाई दे रही है। ठीक, तो ऐसे वाक्यों में अक्सर क्या होता है, ये चिन्ह लगता है। दूसरा उदाहरण क्या होगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो आश्चर्य बताया जा रहा है और ये चिन्ह भी लगा हुआ है। ठीक, आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य के में आदेश, अनुरोध, सलाह और प्रार्थना का भाव हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो कहानी का उदाहरण क्या है, राम राम कहो, सीताराम कहो। आसान भाषा में यहाँ बोलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो दरवाजा बंद कर दो। दूसरा उदाहरण हम कहेंगे, दरवाजा बंद कर दो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम, या तो आदेश दे रहे हैं या तो अनुरोध कर रहे हैं। ठीक, दरवाजा बंद कर दो, बोलने के लिए कहा जा रहा है, राम राम कहो, सीताराम कहो, तो यहाँ अनुरोध किया जा रहा है।
इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशा प्रकट हो तो इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। और आसान भाषा में ताई यहाँ आशीर्वाद और शुभकामना दे रही है। दूसरा उदाहरण, भगवान तुम्हें सफलता दे। ठीक है, यहाँ पे भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में शक, अनिश्चितता और अनुमान का भाव हो, तो ये संदेहवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो वो कहानी का उदाहरण क्या है कि ताई के सोनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। संदेहवाचक है यहाँ पे, अनुमान किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ निश्चित जानकारी नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। पहचान क्या है, ऐसे वाक्यों में शायद, न जाने, होगा, ऐसे शब्द आएंगे। उदाहरण, शायद आज बारिश हो जाए, ये दूसरा एग्जाम्पल हमने बनाया है। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए, जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर खेती और कारोबार नहीं रहेगा तो नौकर भी नहीं टिकेंगे, यानी एक बात दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ दूसरा उदाहरण देखिए, अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी मेहनत नहीं करोगे तो सफल भी नहीं होगे। ठीक, ये सारी चीजें एक नजर में देख लीजिएगा, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। कहानी में इनका महत्व क्या है कि समाधीन में इन विभिन्न प्रकार के वाक्यों से भावनाएं जीवंत बनती हैं और पात्रों का दुख, प्रेम और अकेलापन प्रभावशाली ढंग से सामने आ जाता है। अब देखिए, गतिविधियां जो आपको करनी है, नीचे नीचे दी गई गतिविधियां अपने समूह के साथ मिलकर कीजिए। कहानी के रंग, समूह के अलग अलग भावनाएं दीजिए, दुख, स्नेह, आजादी, और इसे मूक अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। पंखों की योजना, छोटे समूह में सोचे कि अगर आपको मिट्टू की तरह उड़ने का मौका मिलता तो आप कहाँ जाते और क्या करते और क्यों उड़ते। ठीक है, तो देखते हैं, ये गतिविधियां आपकी हैं, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। समाधीन के अंत में दी गई गतिविधियों का उद्देश्य केवल पढ़ना नहीं होता, बल्कि कहानी को महसूस करना है, अभिनय करना है और कल्पना शक्ति बढ़ानी है। अब दोनों गतिविधियों को विस्तार से समझेंगे। कहानी के रंग, इस समूह को अलग अलग भावनाएं दीजिए और इसे मुंह को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि इस गतिविधि में बच्चों को समूह में बांटा जाएगा और हर समूह को एक भावना दी जाएगी, फिर बिना बोले केवल अभिनय से उस भावना को दिखाना होगा, तो इसे मूक अभिनय कहते हैं। दुख का अभिनय करने का मतलब है कहानी से समझ कि मिट्ठू उड़ जाता है, ताई अकेली रह जाती है, तो बहुत दुख बनता है, दुख का अभिनय करना है। अभिनय कैसे करेंगे, एक्टिंग करने के लिए बोला जा रहा है। एक छात्र ताई बन सकता है, खाली पिंजरे को देखकर रोने का अभिनय करेगा, दूसरा छात्र जगन मास्टर बनकर परेशान दिखाई देगा। तो चेहरे के भाव क्या होंगे, उदासी, आंसू, धीमी चाल, सिर झुकाना, ये सब होगा। ठीक, हाँ, स्नेह का अभिनय, अभिनय का प्रेम, इस प्रेम का अभिनय। तो ताई और मिट्टू का संबंध प्रेम और अपनापन दिखाता है। तो एक छात्र क्या है, मिट्टू को दाना खिलाने, प्यार से बात करने, आशीर्वाद देने का अभिनय करेगा। दूसरा छात्र क्या है, तोते की तरह राम राम बोलने का अभिनय करेगा। ठीक, चेहरे का भाव क्या है, मुस्कुराहट और प्यार और दुलार, ये होगा। आजादी का अभिनय कैसे करेंगे, जब मिट्टू पिंजरे से निकलकर खुली हवा में उड़ता है तो वहां स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। तो अभिनय कैसे करना है कि एक छात्र पिंजरे से बाहर आने और हाथ फैलाकर उड़ने और पेड़ से जाने का अभिनय करेगा। ठीक, चेहरे के भाव क्या होंगे, खुशी, उत्साह और खुलापन, ये हो सकता है। तो इस गतिविधि से क्या सीख मिलेगी, ये यह गतिविधि जो हमें भावनाएं समझाने, अभिनय क्षमता बढ़ाने और कहानी को महसूस करने में मदद करती है। ठीक, पंखों की योजना, प्रश्न में क्या बोला गया कि छोटे समूहों में सोचे कि अगर आपको मिट्टू की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाते और क्यों जाते। तो इसका मतलब ये है कि एक कल्पनात्मक गतिविधि है, इसमें बच्चे सोचेंगे कि अगर हमारे पास पक्षियों जैसे पंख होते हैं तो हम कहाँ उड़ कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है कि अगर मुझे मिट्टू की तरह उड़ने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले हिमालय जाना चाहूंगा। ठीक, क्यों, क्योंकि वहाँ ऊंचे पहाड़ है, बर्फ है, शुद्ध हवा है, सुंदर प्रकृति को देखने को मिलता है। तो मैं बादलों के बीच उड़ना, नदियों और जंगलों के ऊपर से देखना चाहूंगा, इन सबको ऊपर से देखना चाहूंगा। दूसरा उदाहरण, कोई छात्र कह सकता है कि मैं अपने दादा दादी के गांव जाऊंगा क्योंकि वहाँ अपनापन है, प्रकृति है, बचपन की यादें हैं। और कोई छात्र कह सकता है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहूंगा ताकि नई जगह, नए लोग और अलग संस्कृतियां देख सकूं। तो कहानी से समझ क्या है, मिट्टू का उड़ना केवल पक्षी की उड़ान नहीं है, यह स्वतंत्रता, खुलापन और बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। तो गतिविधि का उद्देश्य क्या है, इन गतिविधियों का उद्देश्य है रचनात्मक सोच बढ़ाना, भावनाओं को समझना और कहानी से जुड़ाव बनाना। ठीक है।
तो कहानी के रंग में इस कहानी से दुख, स्नेह और आजादी जैसी भावनाओं को मूक अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इससे कहानी की भावनाएं और गहराई से समझ में आने लगती है। पंखों की योजना वाला जो है, यदि मुझे मिट्टू की तरह उड़ने का अवसर मिलेगा तो मैं प्रकृति और सुंदर स्थानों को देखने के लिए हिमालय जाना चाहूंगा। इससे स्वतंत्रता और रोमांच का अनुभव होगा। ठीक। अब देखिए तीसरा, पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही। यह वाक्य बताता है कि ताई ने भोजन संबंधी अपनी आवश्यकताओं पर कभी ध्यान नहीं दिया अथवा उन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना। हमारे परिवेश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो परिवारों के सदस्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती हैं और अपनी आवश्यकताओं की अनदेखी करती हैं। अपने घर की महिलाओं की भोजन संबंधी रुचियों के विषय में जानिए और समझिए कि उनकी पसंद का भोजन माह में कब कब बनता है। ठीक है। तो पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही। इसका इसका मतलब ये है कि ताई ने कभी अपने खाने पीने और स्वास्थ्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह हमेशा परिवार, घर और दूसरों की जरूरत को पहले रखती थी। तो कहानी में इसका अर्थ क्या है? समाधीन में ताई अकेली थी, दुख में जी रही थी और कई बार व्रत उपवास के बहाने खाना टाल देती थी। यानी उन्होंने अपनी जरूरतों की अनदेखी करना शुरू कर दिया था। और हमारे समाज की भी सच्चाई ये है कि हमारे समाज में बहुत सी महिलाएं क्या है, पहले पूरे परिवार का ध्यान रखती है, सबको खाना खिलाती है और अंत में खुद खाती है। वे अपनी पसंद, स्वास्थ्य, आराम को पीछे कर देती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे माँ पूरे परिवार के लिए अच्छा भोजन बनाती है लेकिन कई बार खुद जो है जल्दी जल्दी खा लेती है या अपनी पसंद की चीजें नहीं बनाती। लेकिन खुद क्या है, बहुत जल्दी जल्दी खा लेती हैं या अपनी पसंद की चीजें नहीं बनाती। ठीक। अब प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें? ठीक है, अब प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें? अपने घर की महिलाओं की भोजन संबंधी रुचि के विषय में जानिए और समझिए उनकी पसंद का भोजन माह में कब कब बनता है। तो मेरा उत्तर क्या है कि मेरे घर में मेरी माँ और दादी की खीर, पूड़ी, कड़ी चावल और हलवा बहुत पसंद है, लेकिन वे अक्सर परिवार के बाकी लोगों की पसंद का भोजन बनाती हैं। उनकी पसंद का खाना अधिकतर त्योहारों, जन्मदिन या विशेष अवसरों पर ही बनता है। तो सामान्य दिनों में वे बच्चों और परिवार की पसंद का ज्यादा रखती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वह सबको खाना परोसने में इतनी व्यस्त रहती है कि खुद आराम से खाना नहीं खा पाती। इससे क्या सीख मिलेगी हमें? इससे हमें यह समझने का मौका मिलता है कि घर की महिलाओं की पसंद और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और परिवार के हर सदस्य की तरह इनकी इच्छाएं भी महत्वपूर्ण है। तो कहानी से जुड़ा हुआ भाव ये है कि ताई की तरह कई महिलाएं जो है अपने दुख और जरूरतें छिपा लेती हैं और दूसरों के लिए जीती रहती हैं। लेखक हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमें अपने घर की महिलाओं का सम्मान और ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेरे घर की महिलाओं को खीर, पूड़ी और हलवा जैसे व्यंजन पसंद है, लेकिन वे अधिकतर परिवार के अन्य सदस्यों की पसंद का भोजन बनाती हैं। उनकी पसंद का भोजन प्रायः त्योहारों या विशेष अवसरों पर ही बनता है। इससे पता चलता है कि महिलाएं अक्सर परिवार की आवश्यकताओं को अपनी पसंद से अधिक महत्व देती हैं। ठीक। अब देखिए मेरी पहेली। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी पहेलियां या प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित हैं। तोता, ताई, कुंभ, पिंजरा, कमरा, गंगा। अब इनको लेकर एक पहेली बनानी है। तो बनाते हैं पहेली। तोता का लेकर बनाते हैं। हरे रंग का प्यारा पक्षी, मीठी मीठी बात सुनाता, राम राम भी बोल सके, बताऊंगा कौन कहलाता। उत्तर है तोता। अब ताई को लेकर देखिए। बूढ़ी अम्मा घर में रहती, मिट्टू से बातें करती, सब उनको प्यार से कहते, बताओ वे कौन है? ताई। सब उनको प्यार से क्या बोलते? ताई। कुंभ की पहेली देखिए। करोड़ों लोग जहां नहाने जाए, गंगा तट पर मेले लग जाए, पवित्र स्नान का बड़ा आयोजन, बताओ उसका नाम क्या है? कुंभ है। पिंजरा। लोहे तार का छोटा घर जिसमें रहता पक्षी सुंदर, वो ना चाहे फिर भी रुके, बताओ उसका नाम क्या है? पिंजरा। कमरा। घर के अंदर एक जगह जहां लोग आराम करें, दरवाजा खिड़की जिससे जुड़ी, बताओ वो क्या कहलाए? कमरा। गंगा का देखिए, भारत की पवित्र नदी जिसका जल सबको प्यारा, लोग स्नान करने आते हैं, बताओ उसका नाम नहीं आ रहा। गंगा। ठीक। तो और मजेदार छोटे प्रश्न देखिए। कौन सा पक्षी इंसानों की तरह बोल सकता है? तोता। ताई का सबसे प्रिय साथी कौन है? मिट्टू। कुंभ में लोग क्या करने जाते हैं? स्नान करने। पक्षी कहाँ बंद बंद रहता है? पिंजरे में। घर के अंदर रहने की जगह क्या कहलाती है? कमरा। और भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? गंगा। ठीक है। तो गतिविधि कैसे शुरू करनी है? आप दोस्तों के साथ पहेली प्रतियोगिता कर सकते हैं, दूसरों से प्रश्न पूछ सकते हैं, अभिनय के साथ पहेलियां बुझा सकते हैं। तो कहानी से समाधीन में ये सभी शब्द क्या है? कहानी के मुख्य भाव हैं, पात्र है और वातावरण को दर्शा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए भाषा संगम, ये लास्ट है।
वह न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया। अब नीचे जो तोता शब्द है, तोता शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। हिंदी में तोता कहते हैं, संस्कृत में सुका कहते हैं, पंजाबी में भी तोता बोलते हैं, उर्दू में भी तोता बोलते हैं, कश्मीरी में तोंदू बोलते हैं, तोतू बोलते हैं, हिंदी में तोतो बोलते हैं, मराठी में पोपट बोलते हैं, और गुजराती में सूडो और पोपट बोलते हैं, कोंकणी में पोपट बोलते हैं, नेपाली में सुगा बोलते हैं, बंगला में तोता बोलते हैं, और असमिया में भाटो बोलते हैं, मणिपुरी में तेनमा, और उड़िया में सुआ और सुख, तेलुगु में चिलुक, और तमिल में किली, और मलयालम में सुकम तत्, और कन्नड़ में गिली। इनके अतिरिक्त यदि आप तोता शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में लिखिए और उपयुक्त वाक्यों में अपनी मातृभाषा में लिखिए। चलिए, तो और भी भाषा में जान सकते हैं। तो समाधहीन में एक वाक्य है, वह न जाने कहाँ से एक प्यारा तोड़ा तो पहाड़ी तोता ले आया था। तो तोता शब्द जो है अलग अलग भारतीय भाषाओं में कैसे बोला जाता है ये बताया गया है। तो भारत की भाषाई विविधता को समझा रहा है, और यह जानना है कि अलग अलग भाषाओं में एक ही वस्तु को अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं ऊपर। तो इसका महत्व ये है कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, बोलियां हैं और संस्कृतियां हैं, और फिर भी सभी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और यह भारत की विविधता में एकता को दिखाता है। तो जैसे पानी को अलग अलग भाषाओं में अलग कहा जाता है, जैसे हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी, और बंगाली में जल, लेकिन अर्थ इसका एक ही है। तो तोता शब्द की विशेषता, तोता ऐसा पक्षी है जो इंसानों की बोली की नकल कर सकता है और मीठी आवाज में बोलता है, इसीलिए कई भाषाओं में उसके नाम जो है मधुर और छोटे हैं। तो संस्कृत में सुख क्यों बोला जाता है? संस्कृत में तोते को सुख कहा जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सुख को बुद्धिमान, बोलने वाला और संदेशवाहक पक्षी माना गया है। ठीक है, तो समाधहीन में मिट्ठू केवल एक पक्षी नहीं है, वो प्रेम, संवाद और अकेलेपन का साथी है, साथी बन जाता है। ठीक, अब देखिए, अगर जो है हमें अपनी मातृभाषा, बोली या स्थानीय भाषा में यह वाक्य लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, एक रोचक बात क्या है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, अगर हमें अपनी भाषा में बोलना हो, जैसे आप किसी भोजपुरी में, वर्ल्ड भोजपुर से हो, बंगाली से हो, तो उसमें क्या बोला जाता है वो अपने भाषा में लिखिएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर बात है कि तोता शब्द भारत की विभिन्न भाषाओं में अलग अलग रूपों में प्रयोग होता है, जैसे संस्कृत में सुख, मराठी में पोपट और नेपाली में सुगा। तो इससे भारत की भाषाई विविधता का पता चलता है। यह गतिविधि जो विभिन्न भाषाओं के प्रति सम्मान और समझ विकसित करती है, इसलिए ये एक्टिविटी करने के लिए आपको बोला गया है बच्चों। ठीक है, और ये शब्द संपदा है, जो भी शब्द आए हैं कहानी में, जो नहीं समझ में आया होगा उन सबके अर्थ दिए गए हैं। जैसे ढोर का मतलब पालतू, पालतू गोजाति पशुओं के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। तकाजा, आवश्यकता, कुशाग्र, पाव पटना, अचकचाना, निहाल, ये सारी चीजें अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका अभ्यास पूरा हो गया। ये हमने जो अभ्यास कर रहे थे हम समाधीन का, पूरा हो गया है, पूरा भी किया है, और बहुत लंबा था लेकिन फिर भी हमें करना ही था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।